डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कुछ मिनट पहले भार्गव पगानी जोडा चलाते हुए खूब मजे कर रहा था, लेकिन लाइसेंस मिलने के बाद कार न खरीदने के कारण वह तेज गति से गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, जिससे उसे कार चलाने का असली रोमांच नहीं मिल पा रहा था। एक लग्जरी कार होना, लेकिन एक हाथ से फरारी चलाने का हुनर न होना कितनी शर्मनाक बात है। इसलिए भार्गव ने तुरंत स्किल इंस्टेंट मास्टरी कार्ड का इस्तेमाल किया और ड्राइविंग कौशल में महारत हासिल करने का विकल्प चुना। डिंग, स्किल इंस्टेंट मास्टरी कार्ड का इस्तेमाल सफल रहा। होस्ट का ड्राइविंग कौशल अपग्रेड हो रहा है। डिंग, होस्ट को सी रैंक रेसर स्किल में महारत हासिल करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट को बी रैंक रेसर स्किल में महारत हासिल करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट को एसएसएस रैंक रेसर स्किल में महारत हासिल करने के लिए बधाई। सिस्टम से कई तरह की आवाज़ें आईं। हर घंटी बजने पर भार्गव को ऐसा लगता था मानो उसके दिमाग में कुछ नया जुड़ गया हो। एसएसएस रैंक की रेसिंग स्किल में महारत हासिल करने के बाद कार के हर हिस्से को देखने का उसका नज़रिया बदल गया। पल भर में ऐसा लगा जैसे इंसान और कार एक हो गए हों, और उसका शरीर तुरंत पगानी की तेज रफ्तार के लिए अनुकूल हो गया। वूम 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 टिल्डर एक्सीलरेटर दबाते ही पगानी जोडा धनुष से छूटे तीर की तरह तेजी से निकल पड़ी। बस ऐसे ही गाड़ी चलाते हुए और सवारी का आनंद लेते हुए भार्गव सीधे मित्सुई नंबर 7 वॉयडेक्ट पर पहुंच गया। सब जानते हैं कि यह बेरोक टोक रफ्तार के लिए एक बेहतरीन जगह है। चूंकि अब उसके पास एसएसएस रैंक की रेसिंग स्किल थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे यहां आकर आनंद लेना ही था। कार एक प्रेत की तरह सीधे वॉयडेक्ट के भी प्रवेश द्वार पर पहुंची और तेजी से आगे बढ़ गई। बस एक हल्के से बदलाव के साथ पगानी ने प्रवेश द्वार पर मौजूद कई मोड़ों को आसानी से पार कर लिया। न केवल उसकी रफ्तार कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। लगता है यहाँ कोई रेस लगा रहा है। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही उसने देखा कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर वॉकी टॉकी लिए एक उद्घोषक तैनात है। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद उसने आगे दो स्पोर्ट्स कारों को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में देखा, जिससे उसे एहसास हुआ कि वह किसी और की रेस में आ गया है। मैंने सुना है कि यहाँ आने वाले कई लोग पेशेवर रेसर हैं। चूंकि मैं उनसे मिल ही गया हूँ, तो मुझे अपनी निपुण एसएसएस रैंक तकनीक और उनकी तकनीक के बीच का अंतर परखना चाहिए। मौका दुर्लभ था, इसलिए भार्गव के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया। बूम टिल्डर एक विशेष लय वाली दहाड़ सुनाई दी और बैंगनी रंग के नर शेर की तरह पगानी आक्रामक रूप से दूरी कम करने लगी। इस समय छोटी भूतनी बहन और पीले बालों वाली बहन ने अपने हेडसेट के माध्यम से उद्घोषक की घोषणा सुन ली थी और उन्हें पता चल गया था कि एक कार पास आ रही है। हालांकि दोनों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी रफ्तार को देखते हुए अगर कोई कार भी एंट्रेंस से भी आती तो जरूरी नहीं कि वो उन्हें पकड़ पाती। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें अपने रियरव्यू मिरर में एक काला बिंदु दिखाई दिया। तुरंत बाद वह काला बिंदु तेजी से बड़ा हुआ और एक बैंगनी आकृति में बदल गया जो सीधे उनकी ओर बढ़ने लगी। अरे यार, ये क्या है? इतनी तेज! दोनों चौंक गए। मुझे ओवरटेक करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। छोटी भूतनी ने पीछे से आ रही बैंगनी आकृति को बाईं ओर से ओवरटेक करने की कोशिश करते देखा, इसलिए उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाकर बाईं लेन पकड़ ली। हैरानी की बात यह थी कि बैंगनी आकृति ने सिर्फ दिखावा किया, एक ऐसा कार का पैंतरा अपनाया और बिना किसी अनावश्यक हरकत के हट 7Z के दाईं ओर से तेजी से निकल गई। ये क्या? छोटी भूतनी, जिसे पल भर में ओवरटेक कर लिया गया था, पूरी तरह से दंग रह गई। उस ओवरटेक का समय और दूरी पर नियंत्रण वाकई अद्भुत था। आगे चल रहे येलो हेयर ने देखा कि पलक झपकते ही लिटिल घोस्ट सिस्टर को पीछे छोड़ दिया गया और उसका शरीर कांप उठा। नया प्रतियोगी वाकई एक कड़ा प्रतिद्वंद्वी था। ऐसा लग रहा था कि इसी घबराहट ने येलो हेयर को असाधारण कौशल दिखाने के लिए प्रेरित किया। आखिर वह एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय रेसर था और उसकी ब्लॉक करने की क्षमता निर्विवाद थी। एक पल के लिए भार्गव उसकी कार को ओवरटेक नहीं कर पाया। 13 घातक मोड़ों का प्रवेश द्वार सामने देखकर येलो हेयर और भी ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया। एक बार उस मोड़ में प्रवेश करते ही ट्रैक संकरा हो जाएगा, जिससे ओवरटेक करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर येलो हेयर प्रवेश द्वार तक बढ़त बनाए रखता तो वह जीत जाता। स्विश टिल्डर जैसे ही येलो हेयर ने मोड़ में प्रवेश करने की तैयारी में ब्रेक दबाए, बैंगनी प्रेत तुरंत आगे बढ़ा और तेजी से निकल गया। हे भगवान, क्या तुम खुद को मारना चाहते हो? इस दृश्य ने येलो हेयर को चौंका दिया, जिससे वह चिल्ला उठा और उसने जोर से ब्रेक लगा दिए। वह जानता था कि 13 घातक मोड़ों का प्रवेश द्वार एक बहुत ही तीखा मोड़ था। भार्गव की रफ्तार से वहां से गुजरना निश्चित रूप से एक घातक दुर्घटना का कारण बनता। वह बिल्कुल भी पीछे पीछे चलकर पलटने और विस्फोट का गवाह नहीं बनना चाहता था। तभी टायरों के सड़क पर घिसने की एक तेज चीख सुनाई दी,
मानो 100 राक्षसों का रात्रि जुलूस हो। साथ ही 2 लालटेन लाइट्स भी दिखाई दी। स्विश की आवाज के साथ बैंगनी पगानी ने एक शानदार ड्रिफ्ट किया और मोड़ को बड़ी कुशलता से पार कर लिया। अरे बाप रे, ये सच नहीं हो सकता। वह इतनी तेजी से मोड़ ले सकता है। ये सिर्फ येलो हेयर ही नहीं था, मोड़ के प्रवेश द्वार पर रिपोर्टिंग के लिए तैनात उद्घोषक भी अचंभित थे। काफी देर बाद उनमें से एक चिल्लाया, हे भगवान, क्या ये सच में इंसान है? छोटी भूतनी बहन जो पीछे से तेजी से आ रही थी, वह भी इतनी हैरान थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। क्या सच में कोई इतना अद्भुत हो सकता है? ये छोटी मालकिन तुम्हें कभी न कभी ढूंढ ही लेगी। उसकी आंखों में उत्साह भरा था। बचपन से ही वह ताकतवर लोगों की प्रशंसक थी और स्वाभाविक रूप से वह ऐसे चमत्कारी कौशल वाले किसी व्यक्ति से मिलना चाहती थी। छोटी भूतनी बहन, इस राउंड का क्या? हैरानी तो एक बात थी, लेकिन उन्हें शर्त का नतीजा तो तय करना ही था। क्या करें? इसे ड्रॉ मान लें। छोटी भूतनी बहन ने कंधे उचका दिए। ड्रॉ? अगर उस लड़के ने गड़बड़ न की होती तो तुम मेरी धूल चाट रहे होते। रेस में अप्रत्याशित परिस्थितियां आ सकती हैं, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और ऐसी किसी घटना के कारण वह समाप्त हो जाती है, तो क्या आपको ट्रॉफी मिलेगी? जब तक हम पूरा ट्रैक न दौड़ें। पीले बालों वाले ने छोटी भूतनी बहन की वर्तमान स्थिति देखी। वह अपनी कार मोड़ के प्रवेश द्वार तक ले आई थी। अगर वे रेस जारी रखते तो वह उसके पीछे धूल चाट रहा होता। आह, ड्रॉ तो ड्रॉ ही होता है। एक और दिन बर्बाद हो गया। येलो हेयर ने बस लाचारी से आह भरी और गाड़ी चलाकर चला गया। छोटे यांगजी, क्या तुमने येलो हेयर को ड्रॉ मानते सुना? येलो हेयर को जाते देख छोटी भूतनी बहन ने अपना कम्युनिकेटर निकाला और बोली, मैंने सुना बहन। तो फिर ड्रॉ मानकर हिसाब बंद कर दो। ठीक है, छोटे यांगजी ने जवाब दिया और फिर दांव लगाने वालों की भीड़ को देखा। सबने सुन लिया, ये राउंड ड्रॉ है और किसी ने भी ड्रॉ पर दांव नहीं लगाया था। तो पूरी जीत। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, अगली बार जल्दी आना। इतना कहकर छोटा यांगजी मुस्कुराता हुआ छोटी भूतनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़ा। यह मौका उसके लिए बहुत बड़ा मुनाफा लेकर आया। लोग ड्रॉ को छोड़कर हर चीज पर दांव लगा रहे थे। उसने पल भर में करोड़ों कमा लिए। कितनी खुशी की बात है। धिक्कार है, ये सब उस कमीने की वजह से हुआ जो बीच रेस में आ गया। उसने मुझे 30,000 का नुकसान करवा दिया। सच में बुरी किस्मत। भीड़ ने गाली गलौज करने से खुद को नहीं रोका, लेकिन वे बस अपना गुस्सा निकाल रहे थे। यहाँ खेलने वाले नियमों का पालन करते हैं। अगर आपने शर्त लगाई है तो हार स्वीकार करें, और अगर आप किसी अनचाही परिस्थिति में फंस जाते हैं तो आप अपनी बदकिस्मती को ही स्वीकार कर सकते हैं। भार्गव को पता ही नहीं था कि उसके पीछे क्या हुआ। लगातार 13 बार ड्रिफ्ट करने से वह बेहद खुश था और ट्रैक छोड़ने के बाद भी उसे थोड़ी निराशा हुई। हालांकि उसने समय देखा और फैसला किया कि उसे पहले जल्दी से कुछ कपड़े खरीद लेने चाहिए, फिर जाकर अपना बड़ा विला लेना चाहिए। वह सचमुच इस मशहूर विला नंबर 1 का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जिरुई हवेली, विला नंबर 3। बहन लिंग, आज हमने इस राउंड में कुल 3.27 मिलियन कमाए। हाँ हाँ, देखो तो सही, 3 मिलियन से थोड़ा ज्यादा पर इतनी खुश हो रही हो। पिछले महीने जब हमने 80 मिलियन से ज्यादा कमाए थे तब तुम इतनी खुश नहीं थी। वो तो अलग बात है। ये तो वाकई रोमांचक है। ये दोनों बोल रही थी, लिटिल घोस्ट सिस्टर और लिटिल यांगजी, जो पहले ड्रैग रेसिंग कर रही थीं। हालांकि इस समय उनका पहनावा और मेकअप उनके पिछले रूप से इतना अलग था कि उन्हें पहचानना नामुमकिन था। लिटिल घोस्ट सिस्टर, जिनका असली नाम गौरव है, मोदू के 10 महान परिवारों में से एक, सुपरिवार की सबसे बड़ी बेटी और सु ग्रुप की वर्तमान सीईओ हैं। वो न सिर्फ स्वाभाविक रूप से खूबसूरत हैं, बल्कि एक कुशल व्यवसायी भी हैं, और कई बड़े व्यापारियों को उनके हाथों नुकसान उठाना पड़ा है। उनके थोड़े विद्रोही और दबंग स्वभाव के कारण बहुत कम लोग उन्हें उकसाने की हिम्मत करते हैं। ये छोटी यांगजी, जिसका नाम चियांग है, एक सेवानिवृत्त विशेष बल सैनिक है और गौरव की सहायक और निजी अंगरक्षक के रूप में काम करती है। गौरव को ड्रैग रेसिंग से तनाव कम करना पसंद है, इसलिए समय के साथ उसने रेसिंग में असाधारण कौशल विकसित कर लिया है। इस बार एक बड़ा सौदा निपटाने के बाद वह चियांग को अपने साथ आराम करने और बचपन के दोस्त से मिलने के लिए ले आई। अरे यांग, तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया। तुम कहाँ हो? क्या तुम जल्द ही व्यावसायिक यात्रा पर जा रही हो? क्या तुम नहीं जा सकती? मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ और तुम व्यावसायिक यात्रा पर जा रही हो। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि तुम अपने काम के प्रति जिम्मेदार हो। तो मैं कुछ और दिन खेलूंगी और तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। फोन रखने के बाद गौरव ने अंगड़ाई ली। उसके सुडौल शरीर के उभार पूरी तरह से दिखाई दिए, जिससे उसे देखने वाला हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। उसकी सुंदरता के अलावा वह अंदर से बाहर तक एक घातक आकर्षण बिखेर रही थी। किसने सोचा होगा कि यह कभी की शरारती बच्ची थी। बहन लिंग, क्या आपने बहन किरण से संपर्क किया? हम दुर्भाग्य से उन्हें व्यापारिक यात्रा पर जाने की जल्दी है।
कोई बात नहीं, अगले कुछ दिनों में मैं उस पगानी मालिक को ढूंढने की कोशिश करूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि ये देवता कौन है, वे बहुत अद्भुत हैं। साथ ही चूंकि मैं पहले से ही जियांगडू शहर में हूँ, प्रणव से संपर्क करें। ये बुरा षड्यंत्रकारी ताइची खेल रहा है, माल की आपूर्ति पर अपनी पकड़ ढीली करने से इनकार कर रहा है। वहाँ परियोजना शुरू हो चुकी है और इसमें ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। इस बार मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हम बूढ़े उस्ताद किन कहाँ हैं? वो घर क्यों नहीं आए? अरे बाप रे, वो तो फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने बाहर गए हैं, यही तो उनका शौक है। ठीक है, जब तुम अपना काम खत्म करके वापस आओ तो कंपनी में रखी हुई माओताई की 2 बोतलें ले आना। मार्शल आर्ट के अलावा बूढ़े किन को ये बहुत पसंद है। चूंकि हम यहाँ कुछ समय के लिए रुक रहे हैं तो हमें उनकी यह इच्छा पूरी करने देनी चाहिए। ठीक है। चियांग के बोलने के बाद वह काम निपटाने के लिए बाहर चला गया। गौरव थोड़ी देर इधर उधर भटकती रही, फिर सोने के लिए वापस ऊपर चली गई। सुबह सुबह मोदू से भाग दौड़ करने और फिर ड्रैग रेस में हिस्सा लेने के कारण उसे बहुत नींद आ रही थी। जागने के बाद मैं तुम्हारे भार्गव के बारे में पता लगाऊंगी। उसके आने का मुख्य कारण पहले बताई गई बात के अलावा अपनी सबसे अच्छी दोस्त को भार्गव के बारे में जानकारी जुटाने में मदद करना था, जिसे वह कई सालों से चुपके से पसंद करती थी। किरण और गौरव बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थीं, जो हर बात साझा करती थीं। इसलिए वह किरण और भार्गव के बीच हुई हर बात जानती थी। ये सुनकर कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त आखिरकार अपने पसंदीदा लड़के के साथ मिल गई है, वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। हालांकि अपनी खुशी के बावजूद गौरव ने उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से परखने और उसके बारे में छानबीन करने की योजना बनाई थी। किरण ने कल ही अचानक उसे बताया था कि वह भार्गव के साथ है और उसने भार्गव की उपलब्धियों जैसे ताइफू प्लाजा का अधिग्रहण का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा कि ये मुख्य बातें नहीं हैं। इसलिए गौरव की नज़र में भार्गव अभी भी होनफेंग रियल एस्टेट में एक सेल्स पर्सन था। उसके सू ग्रुप की भी जियांगडू शहर में एक रियल एस्टेट कंपनी थी। अगर भार्गव का चरित्र ठीक था तो उसे उसकी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त किसी के साथ परेशान हो, लेकिन अगर उसका चरित्र ठीक नहीं था तो एक बहन होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से इसे रोकने का रास्ता खोजना होगा। इसी बीच ताइफू प्लाजा में भार्गव ने अपनी कार पार्क की और सीधे मॉल की तीसरी मंजिल पर चला गया, जो पूरी तरह से पुरुषों के कपड़ों के लिए समर्पित थी, जिसमें कम कीमत से लेकर उच्च कीमत तक के ब्रांड मौजूद थे। यही एक कारण था कि ताइफू प्लाजा इतना लोकप्रिय था, यहाँ हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ उपयुक्त पा सकता था। भार्गव तुरंत महंगे ब्रांड वाले सेक्शन की ओर नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने पहले उस ब्रांड को खोजा जो उसे हमेशा से पसंद था, फिला। उनके कपड़े स्पोर्ट्स सीरीज के थे और नाइकी और एडिडास की तुलना में उनकी गुणवत्ता थोड़ी बेहतर थी, साथ ही उनके डिज़ाइन ज़्यादा फैशनेबल थे। हालांकि कीमतें उसके लिए सस्ती नहीं थीं। एक साधारण टी शर्ट की कीमत 400-500 युआन होती थी और जैकेट की कीमत लगभग 1000 युआन से शुरू होती थी। पहले तो वो सिर्फ 2 चीज़ें ही खरीद पाता था, अब तो उसे इन सब बातों की चिंता नहीं थी और वो बेफिक्र होकर खरीदारी कर सकता था। जो भी चीज़ उसकी नज़र में आती वो उसे सीधे खरीद लेता, जिससे बगल में बैठी सेल्स असिस्टेंट खुशी से झूम उठती। देखते ही देखते उसके पास दर्जनों बैग हो गए, छोटे बड़े। हेलो साहब, आपका कुल बिल 68,000 है। क्या आप कार्ड से या क्यूआर कोड से भुगतान करना चाहेंगे? कार्ड। भार्गव ने पहले गोपाल द्वारा पिछली बार दिया गया सुप्रीम कार्ड दिया और फिर एक और बैंक कार्ड। जब क्लर्क ने सुप्रीम कार्ड देखा तो उसकी आंखें हैरानी से भर गईं और वो भार्गव को बार बार देखती रही। उसने सोचा था कि ये आदमी सुंदर और अमीर है, लेकिन उसे ऐसी शख्सियत की उम्मीद नहीं थी। अविश्वसनीय। तो उसने विनम्रता से छूट लागू की, कार्ड स्वाइप किया और बिल जारी कर दिया, जिसका अंतिम भुगतान 34,000 युआन हुआ। भार्गव काफी संतुष्ट था। उसने तुरंत पहनने के लिए एक पोशाक चुन ली और कर्मचारियों से बाकी पोशाकें बाद में उसके घर भेजने को कहा। जब उन्होंने उसका दिया हुआ पता देखा तो सब फिर से हैरान रह गए। जिरुई मेंशन, विला नंबर 1। हे भगवान, वह मशहूर विला जिसे 3 अरब लोग भी नहीं खरीद सकते। उससे शादी करना कितना अच्छा होगा। सपने देखते रहो, उसके हमें देखने की संभावना न के बराबर है। काम पर वापस जाओ। भार्गव को जाते हुए देखकर महिला सेल्स असिस्टेंट्स का एक समूह कुछ देर तक बातें करता रहा और कल्पनाओं में खोया रहा। भार्गव ब्राउजिंग करता रहा। फिला खरीदना पूरी तरह से ब्रांड के प्रति उसकी व्यक्तिगत पसंद के कारण था। अब जब उसके पास सिस्टम था तो भविष्य में उसकी संपत्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कुछ महंगे लग्जरी ब्रांड तैयार करने थे। अगर उसे बाद में किसी महत्वपूर्ण अवसर पर जाना पड़े तो उसके पास कुछ अच्छा पहनने के लिए होना चाहिए, है ना? रोजमर्रा के पहनने के लिए उसे फिला काफी अच्छा लगा। जब आप सड़क पर चलते हैं तो हर कोई तुरंत यह नहीं देखेगा कि आपने कौन सा ब्रांड पहना है, ये तो पागलपन होगा, है ना? इस प्रकार एक शख्स वर्साचे और अरमानी जैसे ब्रांडेड स्टोरों में घूमता रहा।
और सचमुच ये सच है कि लोग कपड़ों पर उसी तरह निर्भर रहते हैं जैसे बुद्ध सोने के आभूषणों पर। चीज़ों के महंगे होने का एक कारण होता है। जब आप वर्साचे और अरमानी के कपड़े पहनते हैं तो आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। वह पहले से ही आकर्षक था और मांसपेशियों को बढ़ाने वाली गोली के असर से वह कपड़ों का एक परफेक्ट हैंगर बन गया था। डिजाइनर कपड़े पहने हुए वह और भी ज्यादा आकर्षक युवा मालिक जैसा लग रहा था और सेल्स असिस्टेंट की मोहित निगाहें ही बता रही थीं कि उसका आकर्षण कितना जबरदस्त था। ताइफू प्लाजा में घूमते हुए उन्होंने जमकर खरीदारी की। कपड़े, पैंट, बेल्ट, टाई, टोपी, चमड़े के जूते, स्नीकर्स, यहाँ तक कि चप्पलें, पजामा और भी बहुत कुछ। ऊपर से नीचे तक शरीर पर पहनने लायक हर चीज़ उन्होंने खरीद ली। इतनी सारी खरीदारी के बाद सुप्रीम कार्ड की छूट के साथ उन्होंने कुल मिलाकर 30 लाख युआन से थोड़ा अधिक खर्च किया। तो पैसे खर्च करना इतना रोमांचक होता है। भार्गव खरीदारी के आनंद में डूबे ही थे कि अचानक एक आश्चर्यचकित आवाज़ सुनाई दी। भार्गव, सच में आप हैं? संतोष। पास आते हुए व्यक्ति को देखकर भार्गव सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। संतोष उसका बचपन का दोस्त था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद ही वे अलग हुए थे जब भार्गव जियांगडू शहर आया था। हाँ, मैंने दूर से ही तुम्हें समझ लिया था, लेकिन तुम्हारे कपड़े देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ। लगता है तुम ठीक हो बच्चे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और संतोष ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, बस ठीक ठाक है, बुरा नहीं। जियांगडू शहर आकर तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं भी अभी अभी आया हूँ। हमारी कंपनी जियांगडू शहर में एक शाखा खोल रही है और हमने आखिरकार ताइफू प्लाजा को चुना है। ये कहते ही उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उस बारे में बात ना करें, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अगर आज रात तुम खाली हो तो क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? ज़रूर, फिर मुझे फ़ोन कर देना। तुम पहले अपना काम निपटा लो। संतोष को कुछ परेशान देखकर भार्गव ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। विदा होने के बाद भार्गव ने कुछ देर और खरीदारी की। जब उन्हें लगा कि उन्होंने पर्याप्त सामान खरीद लिया है तो उन्होंने दुकानदार को सामान अपने विला में पहुंचाने का निर्देश दिया और पार्किंग की ओर चल दिए। जियांगडू शहर में स्थित जिरुई हवेली खुटिंग याक्सुआन जाने की तैयारी में। यह एक ऐसा परिसर था जिसमें केवल विला ही विला थे। दादाजी, मुझे माफ़ करना, मैंने चीज़ों को ठीक से नहीं संभाला। मनोज पास ही खड़ा था, उदास दिख रहा था और उसने सिर झुकाकर कहा। मुख्य हॉल में एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रमुखता से बैठा था जिसके कनपटी पर सफ़ेद बाल थे। ये व्यक्ति मनोज के दादा हुआ यंग थे जो रुवान समूह के मुखिया थे। उन्हें देखते ही कोई भी बता सकता था कि वे युद्ध में माहिर थे और उनमें स्वाभाविक अधिकार था। पता नहीं पहले कौन शेखी बघार रहा था और बड़े बड़े वादे कर रहा था। छोटे भाई, मैं तुम्हें उपदेश नहीं देना चाहता, बस अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करो। जमीन से जुड़े रहो, बस करो, और बातें करने का कोई फायदा नहीं। बताओ, तुम इसे कैसे सुलझाओगे? मनोज के बड़े भाई रुवान मिंगहुई को उपदेश देने का मौका देखकर गुरुजी ने तुरंत बीच में ही टोक दिया। दादाजी, मैंने इस मामले को संभालने के लिए लोगों को नियुक्त कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही जवाब मिलेगा। मिंगहुई, तुम्हें समझना चाहिए कि ताइफू प्लाजा में जगह पाना हमारे रुवान परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। डिंगा लिंगटिल्डर। इसी समय रुवान मिंगहुई का फ़ोन बज उठा। दादाजी, मुझे एक कॉल आ रही है। गुरुजी के सिर हिलाने के बाद रुवान मिंगहुई ने जल्दी से फ़ोन उठाया। नमस्कार युवा स्वामी हुई, वो संतोष से मज नहीं हो रहा, चाहे हम कुछ भी कोशिश कर लें। बेकार, तुम्हारा क्या फ़ायदा? उसे कुछ समय के लिए अस्पताल में ही रहने दो। उसे छोड़ो और उसके नीचे के मैनेजर को ढूंढो। क्या मुझे तुम्हें ये सब सिखाना पड़ेगा? जाओ, तुरंत निपटाओ। समझ गया यंग मास्टर हुई, मैं अभी जाकर निपटाता हूँ। फ़ोन रखते ही उसने देखा कि ओल्ड मास्टर उसे देख रहे हैं और उसने अजीब सी मुस्कान के साथ अपना तरीका समझाया। सुनने के बाद ओल्ड मास्टर ने माथे पर शिकन डाली। मुसीबत मत खड़ी करो, इसे ठीक से निपटाओ, वरना गोपाल को पता चल गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। दादाजी, मुझे पता है, उनकी कंपनी 3 लोगों की साझेदारी है। इस बार उन्हें रेजिडेंसी का मौका बस किस्मत से मिल गया। मैंने बाकी 2 लोगों के साथ ट्रांसफ़र की सारी बातें फाइनल कर ली हैं। बस ये संतोष ही जिद्दी है, वरना अब तक मामला सुलझ गया होता। अब बस हमें उसे कुछ समय के लिए अस्पताल में रखना है। गोपाल की बात करें तो वह इस तरह का काम नहीं संभाल पाएगा। वह उनका रिश्तेदार नहीं है। किराए पर देना तो आम बात है, यह आपसी समझौता होता है। बूढ़े गुरु ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी तुम्हें इसे सावधानी से संभालना होगा। कोई उलझन पैदा मत करना। हंगामा करना कभी अच्छा नहीं होता। मैं समझ गया दादाजी। मनोज, तुम्हें इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है। गलती से अक्ल आती है। अगली बार अपने काम में और ज़्यादा ध्यान देना। अपने बड़े भाई से सीखो। जी दादाजी। पास में ही अपने घमंडी बड़े भाई को देखकर मनोज ने गुस्से से दांत पीसे और भार्गव के प्रति उसका गुस्सा और गहरा गया।
कल तुम सीधे जिनमाओ रियल एस्टेट के इंजीनियरिंग विभाग में रिपोर्ट करोगे और पहले विभाग प्रबंधक के रूप में काम करोगे। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। हमें कुछ ही दिनों में फेग्यांग जिले में जमीन का वह टुकड़ा हासिल करना है। ध्यान से सोचो और अपने भाई के साथ मिलकर काम करो ताकि हम उसे जीत सकें। हॉनफेंग रियल एस्टेट भी इस जमीन पर कड़ी नज़र रखे हुए है। इस बार जमीन को 5 हिस्सों में बांटा गया है। बाकी हिस्से मायने नहीं रखते, हमें ब्लॉक नंबर 1 हासिल करना ही होगा। जी। भूमिगत गराज में जैसे ही भार्गव निकलने ही वाला था, उसने एक कोने में कुछ पिशाच जैसे लोगों को दुबके हुए देखा जो किसी के लिए घात लगाकर बैठे लग रहे थे। तभी उसकी नज़र में एक जानी पहचानी आकृति दिखाई दी, संतोष। क्या ये लोग संतोष पर घात लगाने की योजना बना रहे हैं? ये सोचते हुए भार्गव नीचे झुक गया और उस दिशा में बढ़ गया। बॉस लियू। अचानक तीखे नैन नक्श और चालाक नजरों वाला एक आदमी 9 अन्य लोगों के साथ संतोष चारों ओर से घिरा हुआ था। मैनेजर, आप क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं, हम बस चाहते हैं कि बॉस लियू इस बारे में फिर से ध्यान से सोचें। यंग मास्टर हुई जो सबलीज फीस दे रहे हैं वह काफ़ी अच्छी है। हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे। आखिर बाहर ज़्यादा दोस्त होना हमेशा अच्छा होता है। साथ ही यंग मास्टर हुई ने कहा कि अगर आप मान जाते हैं तो हम ट्रांसफ़र फीस में 10% और बढ़ा सकते हैं। मैनेजर है, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। हालांकि हमारी कंपनी छोटी है, लेकिन ताइफू प्लाजा में आने का यह मौका मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यंग मास्टर हुई ने जो कीमत बताई है वह अच्छी है और बाजार दर से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरी अपनी योजना है। ये पैसे की बात नहीं है। बॉस लियू, क्या आप सच में दोबारा नहीं सोचेंगे? फिर तो हमें आपको कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। मैनेजर हे को लगा कि संतोष के मानने की संभावना कम है, इसलिए उन्होंने सीधे अपने पीछे खड़े कुछ लोगों की तरफ देखा। आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखकर संतोष चौंक गया और गुस्से से भर गया। उसे समझ आ गया कि बातचीत नाकाम होने पर वे बल प्रयोग करने की योजना बना रहे हैं। धड़ाम। टिल्डर जैसे ही वे लोग संतोष को पीटने के लिए आगे बढ़े, उनके पीछे से एक दबी हुई आवाज़ और फिर एक चीख सुनाई दी। सबने मुड़कर देखा। मैनेजर को लात मारकर उड़ा दिया गया था और वह जमीन पर पड़ा था और उसकी जगह पर अरमानी के कपड़ों में सिर से पैर तक सजे एक सुंदर आदमी खड़ा था। भार्गव। उसे देखकर संतोष बेहद हैरान रह गया। हम बाद में बात कर लेंगे, पहले इन लोगों से निपटते हैं। गुंडे एक पल के लिए रुके, फिर एक के बाद एक आगे बढ़े। भार्गव आसानी से उन लोगों के बीच से निकल गया, अक्सर सिर्फ एक हाथ उठाकर या नीचे की ओर वार करके हड्डियां टूटने की आवाज़ें निकालता था। कुछ ही राउंड में ये सभी बड़े ताकतवर गुंडे चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं क्योंकि वे भार्गव को देख रहे थे। ये सभी कुशल लड़ाके थे, लंबे और शक्तिशाली, जो आमतौर पर 3 या 4 लोगों को गिराने में सक्षम थे। अब उनमें से 10 को एक युवा मास्टर ने पूरी तरह से निपटा दिया था और हमले सचमुच बेहद क्रूर थे। हर वार से हड्डियां टूट रही थीं, जानलेवा वार। संतोष, जो लड़ने के लिए तैयार था, भी दंग रह गया। हे भगवान, भार्गव, तुम्हें देखे हुए कुछ साल हो गए हैं और तुम इतने शक्तिशाली हो गए हो। बताओ क्या हो रहा है? ये युवा स्वामी हुई कौन है? भार्गव को घूरते हुए देखकर संतोष ने एक अजीब सी मुस्कान दी और उसके पास स्थिति समझाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अरे, फिर से रुवान परिवार। इसलिए वह अभी भी लेटे हुए मैनेजर हे के पास गया और नीचे बैठ गया। वापस जाओ और अपने उस युवा मालिक हुई को बता दो कि मेरा नाम भार्गव है और ताइफू प्लाजा रुवान परिवार का कभी स्वागत नहीं करेगा। मैनेजर हे ने मन ही मन सोचा, सिर्फ तुम? किस आधार पर? हालांकि भार्गव ने जिस सफाई से अपने साथ आए सभी लोगों से निपटा था, उसे देखकर वह समझ गया कि समझदार व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई नहीं करता और उसने घबराकर सिर हिलाया। दफा हो जाओ। मैनेजर और बाकी लोग लड़खड़ाते और गिरते पड़ते भाग गए। भार्गव, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इस झमेले में पड़ जाओगे। हम भाई हैं। अजनबी जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? नहीं, तुम नहीं समझते। रुवान ग्रुप को आसानी से उकसाना आसान नहीं है। मैंने अपने गृहनगर में इस कंपनी को खड़ा करने के लिए इतनी मेहनत की थी और अब जाकर मुझे कुछ नतीजा मिला है। मैं किसी बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने की सोच रहा था। इस बार किस्मत से मुझे ताइफू प्लाजा में जगह मिल गई। मैंने इसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुवान वाले मेरे दोनों साझेदारों को ढूंढकर उन्हें रिश्वत देंगे और मुझे लीज का अधिकार हस्तांतरित करने के लिए मजबूर करेंगे। मैंने मना कर दिया, इसलिए वे मुझे परेशान करते रहे और हर जगह मुसीबत खड़ी करते रहे। अगर मैं सच में सिर्फ पैसे के लिए कर रहा होता तो शायद मैं इसे हस्तांतरित कर देता, लेकिन मेरे सपने हैं भाई। क्या तुम समझते हो मैं क्या कह रहा हूँ? संतोष बोलते बोलते उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए, जो वर्षों के उसके संघर्ष को दर्शाते थे। भार्गव ने भी भावुक होकर आह भरी। इस समाज में हर किसी के लिए जीवन कठिन है।
अगर उसने सिस्टम को सक्रिय न किया होता तो शायद वह संतोष की तरह अच्छी स्थिति में न होता। मैं समझ गया। ठीक है, मुझे विश्वास है कि रुवान उपनाम वाला वह आदमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। क्यों? भार्गव की यह बात सुनकर संतोष दंग रह गया। उसके लिए रुवान लोग चिपचिपी मिठाई की तरह थे। भले ही भार्गव ने आज उन्हें भगा दिया हो, वे हार मानने वाले नहीं थे। क्योंकि उसका छोटा भाई मुझे जानता है। जब तक मैं ये कहता रहूंगा कि उसका यहाँ स्वागत नहीं है, चाहे उसे तुम्हारे पट्टे की योग्यता मिल भी जाए, वह यहाँ नहीं आ पाएगा। क्या भाई, तुम जितना बोलते हो मैं उतना ही उलझन में पड़ जाता हूँ। हाँ, ताइफू प्लाजा अब मेरा है। ओह, क्या तुमने क्या कहा? ताइफू प्लाजा तुम्हारा है? भार्गव की बातें सुनकर संतोष वहीं अवाक रह गया। ऐसा नहीं था कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उनके रिश्ते को देखते हुए भार्गव के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। बात बस इतनी थी कि खबर उसके लिए इतनी चौंकाने वाली थी कि वह उसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बेशक भार्गव ने इसे अपने कार्यों से साबित कर दिया और उसे सीधे गोपाल से मिलवाने ले गया। जब उसने पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे तब संतोष केवल निर्देशक सुरेश से मिला था और उस समय उसे निर्देशक की चापलूसी करनी पड़ी थी। किसने सोचा होगा कि इस बार पहुंचने पर न केवल निर्देशक लिन बल्कि उसका वरिष्ठ अधिकारी दिग्गज गोपाल भी उसके भाई के प्रति इतनी चापलूसी करेगा। जाने से पहले गोपाल ने संतोष के लिए 2 साल का किराया माफ करने का फैसला किया और उसे अपनी कंपनी का पूरा नवीनीकरण व्यक्तिगत रूप से उपहार में दिया, जिससे संतोष अभिभूत हो गया और उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। उसे ये भी नहीं पता था कि वह बाद में ऑफिस की इमारत से बाहर कैसे निकला। अरे वाह भाई, तुम तो सच में कमाल हो। बस ठीक ठाक, शांत रहो, भार्गव ने हंसते हुए कहा। अच्छा, क्या तुम्हें रघु याद है? हाई स्कूल का क्लास मॉनिटर। बिल्कुल, हमारे हाई स्कूल के कई सहपाठी जियांगडू शहर में काम कर रहे हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। इस बार उसने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया और लक्ष्मी को भी आमंत्रित किया। लक्ष्मी भी जियांगडू शहर आए। ये नाम सुनकर भार्गव थोड़ा हैरान हुआ। लक्ष्मी उनकी हाई स्कूल की क्लास प्रेसिडेंट थी। वह न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट थी बल्कि कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की भी थी। उस समय कई लोग उस पर फिदा थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह विदेश चली गई है। हाँ, वो कथित तौर पर देश लौट आई है और मोदू की एक बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट की नौकरी कर रही है। वो अभी यहाँ की ब्रांच में काम संभाल रही है, इसलिए वो जियांगडू शहर में है। इसीलिए रघु ने उसे बुलाया है। असल में रघु ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें भी साथ चलने के लिए कहूँ, लेकिन मैंने सोचा कि तुम जानते हो रघु किस तरह का इंसान है। मुझे डर था कि अगर तुम गए तो तुम्हें घिन आ जाएगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए और उस बेवकूफ़ के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहिए। मैं उस आदमी को बहुत दिनों से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। संतोष के कहते ही भार्गव उसकी मंशा समझ गया। स्कूल में रघु उसे हमेशा नापसंद करता था क्योंकि वो उससे ज्यादा सुंदर और पढ़ाई में बेहतर था। रघु को क्लास मॉनिटर का पद सिर्फ दिखावा अपने परिवार के अमीर बैकग्राउंड के सहारे ही मिला था। असल बात यह थी कि ये लड़का लक्ष्मी को हमेशा से पसंद करता था, लेकिन हर बार जब उसने उसे रिझाने की कोशिश की तो उसे ठुकरा दिया गया। फिर भी लक्ष्मी उस समय भार्गव के साथ एक छोटी सी परछाई की तरह चिपकी रहती थी, जिससे रघु को स्वाभाविक रूप से चिढ़ होती थी। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता वह भार्गव से झगड़ा करता था और इस बात पर उन दोनों के बीच कई बार झड़पें हुईं। संतोष के अनुसार रघु पिछले 2 सालों में भार्गव की किस्मत अच्छी चल रही थी। उनके परिवार का कारोबार जियांगडू शहर तक फैल गया था और उन्होंने खुद भी कुछ पैसे कमा लिए थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि लक्ष्मी जियांगडू शहर में है तो उनका मन फिर से सोचने लगा कि क्या उन्हें लक्ष्मी को पाने का एक और मौका मिलेगा। संयोग से जब उन्हें पता चला कि भार्गव रियल एस्टेट में काम करता है तो उन्होंने उसे थोड़ा चिढ़ाने के लिए उसे अपने घर बुलाने का प्लान बनाया। भार्गव के भाई होने के नाते संतोष पहले तो उसे इस मुलाकात के बारे में बताना नहीं चाहता था, लेकिन आज भार्गव का आत्मविश्वास देखकर उसने उसे खुद जाने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, मैं परसों तुम्हारे साथ चलूंगा। संतोष के लगातार आग्रह को न सह पाने और यह सोचकर कि उस छोटे से साई को देखे हुए काफी समय हो गया है, भार्गव जाने के लिए तैयार हो गया। तो फिर तय हो गया, परसों शाम 6 बजे फुहाई रेस्टोरेंट में। भार्गव को सहमत देखकर संतोष बहुत खुश हुआ और परसों होने वाले मिलन समारोह का बेसब्री से इंतजार करने लगा। दोनों ने कुछ देर बातचीत की और फिर अलग हो गए। भार्गव सीधे जिरुई हवेली की ओर चला गया। क्या कहा तुमने काम बिगाड़ दिया। इस समय हुटिंग याक्सुआन स्थित रुवान परिवार के विला में रुवान मिंगहुई लौट रहे प्रबंधक हे को देखकर गुस्से से भर आया। युवा स्वामी हुई, हम लगभग सफल हो ही गए थे, लेकिन किसे पता था कि भार्गव नाम का एक आदमी अचानक आ गया। वह लड़ाई में बहुत माहिर है। हम असफल हो गए। बोलते बोलते उसकी आवाज धीमी होती गई और उसने अपना सिर झुका लिया। क्या तुम 10 लोग उस भार्गव का सामना नहीं कर पाए? क्या तुम सब मुफ्तखोर हो? निकम्मे।
वह आदमी सचमुच ताकतवर है। सारे भाई टूटी हड्डियों के साथ अस्पताल में भर्ती हैं। मैं अपाहिज होने से सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि वह चाहता था कि मैं एक संदेश पहुंचाऊं। संदेश पहुंचाना? कौन सा संदेश? उसने कहा कि उसका नाम भार्गव है और ताइफू प्लाजा रुवान परिवार का कभी स्वागत नहीं करेगा। कितना घमंड! ये कौन है? ये सुनकर न सिर्फ रुवान मिंग हुई, बल्कि पीछे चुपचाप बैठे बूढ़े गुरुजी भी गुस्से से भौहें चढ़ा बैठे। उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने तीखी चीख मारी। हालांकि रुवान परिवार जियांगडू शहर का कोई बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन वे ताकतवर हैं और कोई भी उन्हें हल्के में नहीं ले सकता। दादाजी, इस व्यक्ति में वाकई बहुत दबदबा है। तभी मनोज, जो शांति से सब देख रहा था, बोल पड़ा। दादाजी, क्या आप भूल गए? इस बार मुझे किराएदारी का अधिकार न मिलने का कारण भी भार्गव ही था और अब ताइफू प्लाजा का नया मालिक वही है। इसलिए अगर वह कहता है कि हम अंदर नहीं जा सकते तो हमारे पास अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तभी रुवान परिवार के बड़े गुरु को अपने सबसे छोटे पोते की कही बात याद आई। तो फिर से भार्गव ही है। तो ताइफू प्लाजा में जाने की योजना फिलहाल टाल दी जाती है। हालांकि उस जगह पर जाना अच्छा होगा, लेकिन ये तो बस बोनस है। अगर हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब तुम दोनों को फेग्यांग जिले में उस जमीन के टुकड़े को हासिल करने पर पूरा ध्यान देना होगा। यही सबसे जरूरी है। हमारा रुवान परिवार अगले स्तर पर पहुंच पाएगा या नहीं, यह इसी अवसर पर निर्भर करता है। बड़े गुरु कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, समझ गया दादाजी। दूसरी तरफ भार्गव जिरुई हवेली पहुंच चुका था। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही वह उस स्थान की भव्यता को देखकर अचंभित रह गया। कहते हैं कि किसी समुदाय का द्वार ही उसका चेहरा होता है। जिरुई हवेली के मुख्य द्वार का ढांचा पूरी तरह से उत्तम हाथीदांत के पत्थर से हस्तनिर्मित था, जो जैद की तरह सफेद था। हर वक्र और जोड़ को बारीकी से तराशा गया था और एकदम सटीक रूप से जोड़ा गया था। ऐसा लग रहा था मानो द्वार प्राकृतिक रूप से बना हो और एक भव्य आभा बिखेर रहा हो। प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड सभी 1.8 मीटर से अधिक लंबे, हटे-कटे और असाधारण थे, और दिखने में भी असाधारण थे। कुछ लोकप्रिय युवा सितारों से भी ज्यादा आकर्षक थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन्हें यहाँ सुरक्षा गार्ड के रूप में रखने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती होगी। गार्ड हाउस में अपनी जानकारी दर्ज कराने के बाद सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया और एक अन्य गार्ड को समुदाय के लिए विशेष इलेक्ट्रिक गाड़ी में आगे आगे चलने के लिए भेजा। आखिर यह विला क्षेत्र बहुत बड़ा था, पहाड़ों और पानी के किनारे बसा हुआ था। हालांकि सड़क के संकेत थे, लेकिन क्या ये आलीशान संपत्तियां अपनी सेवा के लिए ही नहीं जानी जाती थीं? जैसा कि सबसे आलीशान विला क्षेत्र से उम्मीद की जाती है, रास्ते भर का हर नज़ारा खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें चारों ऋतुओं वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु के अनुरूप हरियाली लगाई गई थी, जिससे हर कदम पर एक नया दृश्य सामने आता था। यहाँ के सभी विला बड़े अलग अलग मकान थे। प्रत्येक घर में 1000 वर्ग मीटर से अधिक का आंतरिक स्थान होने के साथ साथ कम से कम 10 म्यू का निजी बगीचा भी था। और जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ते गए, विला और भी महंगे होते गए। विशेष रूप से विला नंबर 5 से आगे के विला को व्यावहारिक रूप से एस्टेट कहा जा सकता है। अंत में भार्गव सुरक्षा गार्ड के मार्गदर्शन में विला नंबर 1 पर पहुंचे, जहां जिरुई मेंशन की संपत्ति प्रबंधन कंपनी के महाप्रबंधक कर्मचारियों के एक बड़े समूह के साथ पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। नमस्कार आदरणीय श्री भार्गव, मैं वांग किमिंग, संपत्ति प्रबंधन कंपनी का महाप्रबंधक हूं। जिरुई मेंशन में आपका स्वागत है। भार्गव पहली बार ऐसी जगह पर आए थे और वे भव्यता को देखकर थोड़े अचंभित थे। सरसरी नजर डालने से ही पता चल गया कि महाप्रबंधक ने शायद प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के सभी खाली बैठे कर्मचारियों को बुला लिया था, है ना? प्रवेश द्वार पर करीब 100 लोग 2 कतारों में उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। क्या इतना भव्य आयोजन जरूरी था? दरअसल उन्होंने विला नंबर 1 के महत्व को कम आंका था। भार्गव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही पंजीकरण पूरा हो गया था और यह खबर वांग किमिंग तक पहुंच चुकी थी। इसलिए उन्होंने अपना सारा काम छोड़कर सभी उपलब्ध कर्मचारियों को इकट्ठा किया और विला के प्रवेश द्वार पर कतार में लगकर इंतजार करने के लिए दौड़ पड़े। विला नंबर 1 जिरुई हवेली का केंद्र था और पूरे जियांगडू शहर में सर्वोच्च प्रतिष्ठा का प्रतीक था। भला इसे हल्के में कैसे लिया जा सकता था? हालांकि जब सब ने मकान मालिक को देखा तो सब दंग रह गए। अनगिनत अटकलों के बाद सब ने सोचा होगा कि मकान मालिक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, अगर बूढ़ा नहीं तो कम से कम मध्यम आयु वर्ग का कोई सफल व्यक्ति तो होगा ही। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनके सामने इतना जवान और सुंदर युवक होगा। दरअसल ऐसी आलीशान संपत्तियों के प्रबंधक होने के नाते वे आमतौर पर जियांगडू शहर और आसपास के कुछ शहरों के प्रमुख परिवारों की खबरों पर नजर रखते थे, ताकि पता चल सके कि कोई शहर पार करके विला खरीदकर उनका ग्राहक तो नहीं बन जाएगा। लेकिन ये भार्गव बिल्कुल अपरिचित था। क्या यह मोदू या जिंगदू के किसी परिवार का कोई युवा मालिक है? वांग किमिंग ने मन ही मन सोचा।
चूंकि वह किसी स्थानीय प्रतिष्ठित परिवार से नहीं था, इसलिए ऐसा लगता था कि विला नंबर 1 को खरीदने की क्षमता सिर्फ उन्हीं 2 जगहों के युवा मालिकों के पास ही होगी। खासकर भार्गव की शानदार गाड़ी देखकर तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। यहां काम करने वाले लोग लग्जरी ब्रांड और कारों के प्रति बेहद संवेदनशील थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस सुपरकार की असाधारणता को पहली नज़र में ही पहचान लिया। खासकर जब उन्होंने ड्रैगन बॉडी पैटर्न देखा तो उनके दिमाग में तुरंत 40 मिलियन का आंकड़ा कौंध गया। विला नंबर 1 के मालिक से यही उम्मीद थी कि उनकी कार की कीमत भी 40 मिलियन से अधिक होगी। इतना ही नहीं, ये विश्व स्तर पर अद्वितीय पगानी जोंडा सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे उनके सामने विला नंबर 1 था। इससे भार्गव की पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में सभी की जिज्ञासा और बढ़ गई। महाप्रबंधक के साथ भार्गव ने इस शानदार विला का दौरा शुरू किया। यहाँ तक कि एक प्रवेश द्वार भी बेहद आधुनिक सुविधाओं से लैस था। बाहर लगे स्मार्ट लॉक में फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, चाबियां और पासवर्ड लॉक शामिल थे। लेकिन यहाँ इन सब के अलावा चेहरे की पहचान, आइरिस सत्यापन, वॉइस प्रिंट प्रमाणीकरण और वे सभी सुविधाएं मौजूद थीं जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं और जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। विशेष रूप से ये सिस्टम पूरे घर में पूरी तरह से नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और एक बेहद मजबूत अलार्म सिस्टम से सुसज्जित था। यदि मकान मालिक को कोई समस्या या खतरा महसूस होता तो केवल उनके संकेत मात्र से ही सुरक्षा कक्ष और संपत्ति प्रबंधन कंपनी को तुरंत पता चल जाता और सिस्टम द्वारा खतरे के स्तर के आकलन के आधार पर वे स्वतः ही पुलिस को बुलाने का निर्णय ले लेते। इस प्रकार पूरा घर तकनीक से परिपूर्ण था। यह विला 3600 वर्ग मीटर में फैला हुआ था, जिसमें 3 ऊपरी मंजिलें और 2 भूमिगत मंजिलें थीं। साथ ही 15 वर्ग मीटर का एक बाहरी बगीचा भी था। विला नंबर 1 में 3 स्विमिंग पूल थे, एक आउटडोर जिसमें वाटरस्लाइड डिजाइन था, एक छत पर, एक एरियल पूल और तीसरा 2 भूमिगत स्तरों पर, एक इंडोर पूल, और सभी का तापमान एक जैसा रहता था। इस तरह जब भी वह तैरना चाहता, चाहे वसंत हो, गर्मी हो, पतझड़ हो या सर्दी, या बारिश हो या बर्फ, वह हमेशा तैरने का आनंद ले सकता था। पूरे विला में 15 बेडरूम थे, जिनमें से प्रत्येक को एक स्वीट की तरह डिजाइन किया गया था, जिसमें अपना वॉक इन क्लोजेट और बाथरूम था। सच में अब उसे परिवार के सदस्यों के बीच शौचालय के लिए झगड़े की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 15 बाथरूम होने से आप आधे महीने तक एक ही बाथरूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा 4 स्टडी रूम, एक चीनी और एक पश्चिमी किचन, 3 लिविंग रूम, 2 डाइनिंग रूम, 2 बार और 2 लॉन्ड्री रूम भी थे। घर का सारा फर्नीचर और उपकरण बाजार में उपलब्ध सबसे आधुनिक और शानदार थे। संक्षेप में, महंगा। श्री भार्गव, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि किराएदार के आने के बाद हम हाउसकीपरों के साक्षात्कार की व्यवस्था करेंगे। साक्षात्कार के बाद वेतन आप तय करेंगे। हाउसकीपर के लिए आपकी कोई विशेष आवश्यकताएं हैं? ओह, भार्गव प्रश्न सुनकर चौंक गए। उन्होंने भला कब हाउसकीपर रखा था? क्या यह उनका पहला अनुभव नहीं था? कोई विशेष आवश्यकताएं नहीं। महिला, अविवाहित, मेरी उम्र के आसपास और काम करने की अच्छी क्षमता वाली। मासिक वेतन 100,000 तय करते हैं, बाकी आप संभाल लीजिए, उन्होंने सहज भाव से कहा। उन्होंने मन ही मन सोचा, शुक्र है रियल एस्टेट में काम करते समय उन्होंने अपने सहकर्मियों को यहाँ हाउसकीपरों के मासिक वेतन पर चर्चा करते सुना था, जो 20,000 से 100,000 के बीच होता था। चूंकि यह विला नंबर 1 है तो कम से कम 100,000 मासिक तो होना ही चाहिए, है ना? हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी बात सुनकर साथ आए सभी कर्मचारियों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो जाएंगी। वान किमिंग ने भी सोचा, एक प्रतिष्ठित परिवार के युवा मालिक से जैसी उम्मीद की जाती है, उनकी उदारता वाकई असाधारण थी। श्री भार्गव का नौकर बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं आपके लिए किसी बेहतरीन कर्मचारी का चयन जरूर करूंगा और मुझे विश्वास है कि इस वेतन पर जो भी आएगा वह आपको जरूर संतुष्ट करेगा। इसका क्या मतलब है? भार्गव सभी के अजीब भावों को देखकर अचंभित रह गए। बाद में उन्हें पता चला कि यहाँ नौकर का सामान्य मासिक वेतन केवल 20,000 था और विला नंबर 2 के नौकर का वेतन भी अधिकतम 50,000 प्रति माह था। ये जानना महत्वपूर्ण था कि वान किमिंग, जो यहाँ महाप्रबंधक हैं, केवल 50,000 प्रति माह कमाते हैं। 100,000 की बात सुनकर तो सभी स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या से उन्हें घूरने लगे। भला ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहेगा? सफाई का काम पेशेवर सफाई कर्मियों द्वारा किया जाता था, जो संपत्ति प्रबंधन शुल्क में शामिल था। एक हाउसकीपर केवल इन लोगों का प्रबंधन करता था, मकान मालिक को कुछ सहायक सेवाएं प्रदान करता था और अन्य विविध कार्य संभालता था। इसके अलावा भार्गव सुंदर, युवा और धनी था और अविवाहित प्रतीत होता था। ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करेगा? इसलिए साथ काम करने वाली सभी महिला कर्मचारी प्रभावित हो गईं। अविवाहित महिलाओं ने बाद में अपनी जानकारी देने की योजना बनाई ताकि वे चुनी जा सकें। उन्होंने ये कल्पना भी की कि यदि वे चुनी गईं तो भविष्य में उनके और भार्गव के बीच कुछ हो सकता है। वास्तव में उनकी निगाहें भार्गव की ओर और भी उत्सुक हो गईं और कुछ साहसी महिलाएं तो इतराने भी लगीं, जिससे भार्गव कांप उठा।
हे भगवान, इनकी आंखें इतनी डरावनी क्यों हैं? राक्षस और दानव, दूर हो जाओ। वांग किमिंग और बाकी लोगों को विदा करने के बाद भार्गव को आखिरकार कुछ देर के लिए घर में अकेले रहने का मौका मिला। ये घर सचमुच बहुत बड़ा है। यहाँ अकेले रहते हुए थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। मुझे बाद में अपने माता पिता को यहाँ बुलाने का समय निकालना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना होगा। नहीं तो अचानक से ऐसी जगह पर आना उन्हें बहुत डरा सकता है। ये सोचते हुए उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और अपनी माँ गीता के खाते में सीधे 200,000 युआन ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र के कुछ ही समय बाद उसकी माँ ने फ़ोन किया। चेन चेन, तुमने मुझे इतने पैसे क्यों भेजे? क्या तुमने लॉटरी जीत ली? माँ, बात यह है कि कुछ समय पहले मकानों का बाजार अच्छा था, इसलिए मैंने कुछ अतिरिक्त संपत्तियां बेच दी, कुछ पैसे कमाए और फिर एक दोस्त के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया जिससे मुझे लाभ हुआ। अरे, तो फिर इसे अपने पास ही रखो। मुझे और तुम्हारे पिताजी को घर में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। बड़े शहर में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, हर जगह पैसों की ज़रूरत होती है। और हाँ, तुम किस तरह का कारोबार चला रहे हो? क्या ये भरोसेमंद है? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। आजकल पूंजीपति बहुत बेरहम हैं। पास के गांव का वह बूढ़ा यांग कुछ साल पहले तक खूब तरक्की कर रहा था, लेकिन हाल ही में खबर आई है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई और उसका सारा पैसा चोरी हो गया। तुम्हें और भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी माँ की लगातार ताने सुनकर भार्गव को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे अंदर से बहुत अच्छा लगा। क्या वह इन सिद्धांतों को नहीं समझता था? ऐसा नहीं था कि वह समझता नहीं था, ये तो बस एक माता पिता का प्यार था। माता पिता की नज़र में उनका बच्चा हमेशा एक बच्चा ही रहता है, जो बड़ा नहीं हुआ होता, हमेशा बाहर नुकसान या कठिनाइयों से डरता रहता है, इसीलिए वे लगातार ताने मारते रहते हैं। माँ, मुझे पता है, मैं सावधान रहूंगा। वैसे भी आपके बेटे का कारोबार शायद और भी बढ़ता जाएगा। मैं बाद में ज़रूर एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा और आपको और पिताजी को अपने साथ रहने के लिए कहूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं, तो हमारे लिए घर खरीदने की चिंता मत करना। पहले शादी का घर खरीदो और उस लड़की स्नेहा से जल्दी शादी कर लो। अगर तुम हमें एक बड़ा गोल-मटोल पोता दे दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। ही। ओह माँ, मैं आपको बताना भूल गया, कियारा से मेरा ब्रेकअप हो गया है। क्या ब्रेकअप? क्या हुआ? तुम दोनों 4 साल से साथ थे। तो अपनी माँ की पूछताछ के आगे भार्गव ने सच सच सब कुछ बता दिया, हालांकि उसने अभी तक अंची का जिक्र नहीं किया था। वरना भार्गव को डर था कि इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड बदलना उनके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन किसने सोचा होगा कि उसकी माँ दृढ़ता से कहेगी, हम अच्छा हुआ। हमें ऐसी औरत की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ खुशहाली बांट सकती है, मुश्किलों में साथ नहीं दे सकती। देर सवेर कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ही। बेटा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। शुक्रिया माँ। अपनी माँ से थोड़ी देर और बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया और सोफे पर लेट गया। जब उसकी नज़र पास ही रखे शराब के कैबिनेट पर पड़ी तो उसे अचानक शराब की 6 बोतलों की याद आ गई जो उसने निकाली तो थी, लेकिन अभी तक निकाली नहीं थी। चूंकि शराब का कैबिनेट खाली था तो उन्हें निकालकर दिखाने में कोई हर्ज नहीं था, आखिर वे सभी माउताई और वुलियांगे थीं। इसलिए उसने सीधे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके शराब की 6 बोतलें निकाल लीं। 1960 वुलियांगे, 1953 चेलुनपाई माउताई, 1979 गुजिंग बोंगजियू। लेबल देखकर भार्गव पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। इसका कारण सिर्फ इतना था कि भार्गव को शराब की समझ नहीं थी। वह अक्सर सहकर्मियों के साथ भोजन करते समय बाइजियू पीते थे, लेकिन हमेशा एरगोटो या जियांग शियाओबाई ही लेते थे। उन्होंने उत्सव भोजों में माओताई और वुलियांगे भी पी थी, लेकिन सच कहूं तो उन्होंने कभी चेलुनपाई जैसी वाइन की किस्मों या ब्रांडों पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और इसे वाइन कैबिनेट में रखने का विचार छोड़ दिया। इसका कारण बस इतना था कि इसका रूप रंग वाकई घटिया था। उदाहरण के लिए इस गुइजिंग गोंगजियू को ही ले लीजिए, यह बाहर से खरीदी गई हुआडियाओ वाइन की तरह ही दिखती थी, एक गोल-मटोल बोतल में। चेलुनपाई माओताई का बाहरी रंग गहरा लाल भूरा था और बोतल का गला किसी कपड़े से लिपटा हुआ था जो देहाती और पुराने जमाने का लग रहा था। वुलियांगे की बात करें तो बोतल बिल्कुल शुरुआती यांगहे दाकू जैसी दिखती थी। ऐसी शराब को वहां रखना घर की सजावट से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। खासकर माओताई, उसे चिंता थी कि अंदर की शराब पीने लायक है या नहीं, इसलिए उसने एक बोतल खोली, नाक पास ले जाकर सूंघा। हैरानी की बात यह थी कि उसमें से सचमुच अच्छी खुशबू आ रही थी। वह सोच ही रहा था कि शराब का क्या करे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। बुजुर्ग महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक ऊंचा माथा और जवान चेहरा लिए एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा है। बूढ़े आदमी की पहली प्रतिक्रिया जवाब देने की नहीं थी, बल्कि आंखें बंद करके नाक को थोड़ा आगे करके जोर से सूंघने की थी। फिर नशे में धुत होकर उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, जो स्पष्ट रूप से जोश से भरी हुई थीं।
नमस्कार युवा मित्र, मैं बगल वाले विला नंबर 3 में रहता हूँ। हम पड़ोसी हैं। आप मुझे बूढ़ा किन कह सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा मित्र इस बूढ़े आदमी का यहाँ आना पसंद करेगा। जरूर, आपका स्वागत है। पड़ोसियों का तो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब आना ही चाहिए। वैसे मैं आज ही यहाँ आया हूँ और चाय तक नहीं खरीदी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ सादा उबला पानी ही दे सकता हूँ। कृपया बुरा न माने बूढ़े साहब। उसने बिना बुलाए आए बूढ़े साहब को देखा, जो दयालु और भले लग रहे थे, और मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर बुला लिया। उसने सोचा कि यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी होगी। मालिक की अनुमति के बिना किसी भी गैर निवासी का यहाँ आना नामुमकिन होगा। हा, वाह वाह वाह। इस बूढ़े साहब ने आपके नए घर में आने की खुशी में एक छोटा सा तोहफा भी लाया है, मेरे दोस्त। बूढ़े किन को भार्गव की इतनी कम उम्र में इतनी बेबाकी देखकर थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा था कि विला नंबर 1 में रहने वाला कोई भी युवा शायद घमंडी होगा, शायद दूसरों को नीचा भी समझेगा। बूढ़े किन साहब, आप बहुत विनम्र हैं। चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, तो मैं ये तोहफा कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। ओह, वह बस विनम्रता दिखा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, भार्गव दंग रह गया। क्या यही वो छोटा सा तोहफा है जिसका जिक्र आपने मेरे गृह प्रवेश के लिए किया था? 2 भुनी हुई बत्तखें, मूंगफली का एक पैकेट और एक प्लेट। क्या उसमें सुअर का सिर है? बाप रे, असल बात तो यह है कि उसने बूढ़े आदमी को इतना सारा सामान लाते हुए पहले कभी नहीं देखा था। ये सब अचानक पूरी मेज पर कैसे आ गया, और ये कर क्या रहा है? इस समय बूढ़ा किन रसोई में भागा और कटोरियों, चॉपस्टिक और शराब के प्यालों के 2 सेट ले आया, क्योंकि ये सभी चीजें विला खरीदते समय मिली थीं। उसके हाव भाव से लग रहा है कि क्या ये बूढ़ा आदमी उसके साथ कुछ ड्रिंक्स पीने की योजना बना रहा है। क्या पड़ोसी रिश्ते इतनी जल्दी गर्म हो जाते हैं? क्या ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? युवा दोस्त, हम दोनों की तो तुरंत ही अच्छी दोस्ती हो गई। शराब तुम लाओ और बर्तन मैं। क्यों न हम पीते हुए जिंदगी के बारे में बातें करें। बूढ़े किन के उत्सुक चेहरे को देखकर भार्गव अवाक रह गया। जिंदगी के बारे में बातें, बकवास। क्या तुम यहाँ सिर्फ शराब ठगने आए बूढ़े आदमी नहीं हो? तुमने तो दिखावटी पकवान भी तैयार कर रखे थे, ये तो बहुत ही स्पष्ट है। शराब का कितना लालची है ये। लेकिन सोचने पर पता चला कि भागते भागते आने के बाद से उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे सचमुच भूख लगी थी। ऊपर से शराब की बोतल खुली हुई थी, और अकेले पीने में उतना मज़ा नहीं आता जितना 2 लोगों के साथ पीने में आता है। साथ ही इस बूढ़े आदमी से उसे अपने समुदाय के बारे में कुछ जानकारी भी मिल सकती थी। खासकर जब वे पड़ोसी थे और उससे अक्सर मिलते रहते, तो रिश्ता बनाना अच्छा रहता। जब बूढ़े किन का मूड है, तो क्यों ना हम 2-4 घूंट पी लें। बोलते ही बूढ़े किन ने उत्सुकता से माओताई की खुली बोतल उठाए और दोनों प्यालों में शराब डालने लगे। युवा मित्र, गृह प्रवेश की हार्दिक बधाई हो। ये बूढ़ा आदमी सम्मान के प्रतीक के रूप में पहले शराब पिएगा। स्लर्प, एक ही घूंट में प्याला खाली हो गया। बूढ़े आदमी के चेहरे पर नशे का भाव और गहरा हो गया, और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह वाह, इतना कहते हुए उसने दूसरा प्याला भर लिया। ये दूसरा प्याला हमारे पड़ोसी बनने की खुशी में है, ये खुशी हमेशा बनी रहे। इतना कहकर उसने एक और प्याला पी लिया। हमेशा बनी रहे, बकवास। तुम बूढ़े चालाक हो। ये तीसरा प्याला। रुको बूढ़े, आराम से। पहले कुछ खा लो, जल्दी मत करो। मेरे पास और शराब है, अगर कम पड़े तो बाद में एक और खोल लेंगे। बूढ़े आदमी को एक के बाद एक प्याले खाली करते देख भार्गव का सब्र टूट गया। अरे, और भी है। घर में घुसते ही बूढ़े किन की नज़र माओताई की खुली बोतल पर टिकी हुई थी, और अब जाकर उसकी नज़र दूसरी तरफ रखे शराब के 6 बक्सों पर पड़ी। विशेषकर जब उसने गुइजिंग गोंगजियू को देखा, तो उसकी निगाहें उससे हट ही नहीं पा रही थीं, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। अरे बाप रे, भार्गव ये देखकर दंग रह गया कि जो बूढ़ा आदमी उसके बगल में शराब का प्याला लिए बैठा था और उसे बार बार पीने के लिए बहला रहा था, वह पलक झपकते ही गुजिंगोंग वाइन के पास प्रकट हो गया, मानो टेलीपोर्ट हो गया हो। इतनी तेजी तो किसी बूढ़े आदमी में होनी ही नहीं चाहिए। 1, 2, 3, 10, 11, 12। तुम्हारे पास सच में 12 बोतलें हैं। बूढ़े किन ने उस समय भार्गव के हैरान चेहरे को बिल्कुल भी नहीं समझा, बल्कि खुद भार्गव से भी ज्यादा हैरान हो गए। हाँ, दोस्तों ने मुझे पहले दी थीं। मैं अकेले में नहीं पीता, इसलिए मैंने इन्हें संभाल कर रखा था। बूढ़े किन को ये पसंद हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें एक बोतल दे दूंगा। क्या तुम इस बूढ़े आदमी को इस शराब की एक बोतल देने वाले हो? हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है। ये तो बस एक बोतल शराब है ना। इस बार बूढ़ा किन चुप हो गया और काफी देर तक भार्गव की आंखों में टकटकी लगाए देखता रहा। उसके मन में ये ख्याल आया, क्या ये लड़का मेरी पहचान जानता है, या इसका कोई और मकसद है। लेकिन भार्गव की आंखों में स्पष्टता और थोड़ी उलझन देखकर वो शांत हो गया। हाँ, नौजवान, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी शराब है? गुजिंगबोंग शराब। भार्गव ने आंखें घुमाईं। क्या डिब्बे पर यह लिखा नहीं था?
वो अभी तक नशे में नहीं था। तो क्या तुम्हें पता है इस शराब की कीमत कितनी है? कितनी? 1000 से ज़्यादा। 1000 से ज़्यादा तो सही है, लेकिन ये 13.57 मिलियन है। ओह, 1357? क्या इसमें 1 मिलियन भी है? बूढ़े की बात सुनकर भार्गव का दिल जोर से धड़कने लगा। किस तरह की शराब की एक बोतल की कीमत 13.57 मिलियन होती है? लगता है इस नौजवान दोस्त को शराब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बोतल 1979 की गुजिंगबोंग वाइन है। इसकी नीलामी कीमत वाकई 13.57 मिलियन प्रति बोतल है और इसे शिया राज्य का वाइन किंग भी कहा जाता है। और जो बोतल हमने अभी पी वह 1953 की चेलुन माओताई थी, जिसकी कीमत 1.5 मिलियन प्रति बोतल थी। और इस 1960 के दशक की वुलियांगे की बात करें तो एक बोतल की कीमत लगभग 980,000 है। बूढ़े किन ने थोड़ी दिलचस्पी दिखाते हुए भार्गव को समझाना शुरू किया, लेकिन भार्गव के मन में 10,000 एमएमपी मानसिक हानि थी, जिसे वह कह पाए या नहीं यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पहले बाइडू पर जानकारी क्यों नहीं खोजी? उन्होंने 1.5 मिलियन की माओताई खोली और पीना शुरू कर दिया। इसमें कोई हैरानी नहीं कि बूढ़ा आदमी एक के बाद एक कप भरता और पीता रहा। 10,000 युआन बर्बाद हो चुके थे। तो नौजवान दोस्त, क्या तुम अब भी इस बूढ़े आदमी को गुजिंगबोंग वाइन की यह बोतल देना चाहते हो? बूढ़े किन ने भार्गव की ओर देखकर मुस्कुराया। ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि वह क्या कहेगा। एक सज्जन व्यक्ति का वचन ही उसका बंधन होता है। चूंकि मैंने कहा था कि मैं इसे बूढ़े किन को दूंगा, तो मैं स्वाभाविक रूप से दूंगा। इसके अलावा इतनी बढ़िया शराब तो वही लोग पी सकते हैं जो इसकी कद्र करते हैं। मेरे पास तो ये बर्बाद ही होगी। ये शब्द सुनने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन भार्गव को कड़वाहट महसूस हो रही थी। कितना फिजूल खर्च! 10 मिलियन युआन से अधिक की रकम यूं ही लुटा दी। लेकिन सोचने पर पता चला कि अब उसके पास सिस्टम है और भविष्य में उसकी दौलत और भी बढ़ेगी। अब समय आ गया था कि वह अपने नजरिए और सोच को सुधारे। ये सोचते ही भार्गव की सोच में बदलाव आ गया और उसे पता भी नहीं चला कि उसका दायरा कितना बढ़ गया। डिंग! पता चला है कि होस्ट का नजरिया और सोच सुधर गई है। तुरंत खरीदने का एक मौका दिया जा रहा है। डिंग! एक नया उत्पाद सूचीबद्ध किया गया है। कृपया तय करें कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। होस्ट: उत्पाद होनफैंग रियल एस्टेट। कीमत 1 युआन। हे भगवान! इस उत्पाद को देखकर भार्गव को तुरंत लगा कि नुकसान उठाना उचित था। हालांकि होनफैंग रियल एस्टेट जियांगडू शहर के रियल एस्टेट उद्योग में सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन रुवान समूह के अंतर्गत आने वाली जिनमाओ रियल एस्टेट से बहुत पीछे भी नहीं है और इसका बाजार मूल्य 10 अरब से अधिक है। इसके अलावा क्या वह कल अपना इस्तीफा नहीं देने वाला था? उस विष्णु से मिलने का यह अच्छा समय होगा। बदला न लेना तो असभ्यता होगी। जब पूर्वजों ने ऐसा कहा है तो स्वाभाविक रूप से उसे इस मोटे व्यक्ति का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। इस समय भार्गव द्वारा उसे गुजिंगबोंग वाइन की एक बोतल देने के फैसले को सुनकर बूढ़े किन की जिज्ञासा और बढ़ गई। हालांकि इतना उदार व्यक्ति किसी बड़े परिवार से ही होगा, फिर भी वह अपरिचित लग रहा था। ऐसा लगता था कि उन परिवारों में से किसी के पास भी ऐसा युवा नहीं था। उपनाम लू, क्या वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो सकता है? असंभव। भार्गव उत्साहित हो रहा था और बूढ़ा किन भी यहाँ वहाँ अनुमान लगा रहा था। लेकिन बूढ़े किन ने फिर से पुष्टि की, क्या तुम सचमुच मुझे दे रहे हो? बिल्कुल। भार्गव, जो बहुत खुश था, 13.57 मिलियन की बोतल के बारे में पूरी तरह भूल चुका था। मिनटों में अरबों कमा सकने वाले व्यक्ति को क्या इसकी परवाह करने की जरूरत थी? बूढ़े, क्यों ना हम 2-3 कप और पी लें? सच कहूं तो मैंने अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है और मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, हाँ, ठीक है, पीते रहो। बूढ़े किन को देखकर लग रहा था कि वह बहुत समय से इतने खुश नहीं थे। भार्गव के साथ खाते पीते हुए वह बेफिक्र हो गए, शायद इसलिए कि उन्होंने ग्रेट स्ट्रेंथ मसल बिल्डिंग पिल ली थी। भार्गव पता चला कि शराब के प्रति उसकी सहनशीलता बढ़ गई थी। अनजाने में ही उन्होंने माओताई की 2 और बोतलें और वुलियांगे की 2 बोतलें खोल लीं। दोनों ने मिलकर 5 बोतलें पी लीं, फिर भी वह पूरी तरह ठीक था। हालांकि उसे ये भी एहसास हुआ कि बूढ़ा किन वास्तव में प्रभावशाली था। उसने अस्थि मज्जा शुद्धि करवाई थी, लेकिन उस बूढ़े ने नहीं। उतनी ही मात्रा में शराब पीने के बावजूद वह ताई पर्वत की तरह स्थिर रहा, बस उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। उस बूढ़े की शराब सहन करने की क्षमता वाकई अद्भुत थी। तभी संतोष ने फ़ोन किया और रात के खाने के बारे में पूछा। लेकिन बूढ़े किन को बड़े चाव से शराब पीते देख उसने संतोष को बस उनके साथ आकर खाने के लिए कह दिया। जब संतोष ने सुना कि भार्गव जिरुई हवेली में, विशेष रूप से प्रसिद्ध विला नंबर 1 में रह रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से फिर से चौंक गया। घर में प्रवेश करने के बाद भी वह पूरी तरह से अचंभित था। कभी कभी खुद को चुटकी काटता था, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी तक जागा ही नहीं है।
भार्गव ने वान किमिंग से सामुदायिक निजी होटल में कुछ नाश्ता और व्यंजन तैयार करवाए और उन्हें विला में भिजवा दिया ताकि बाद में रात के खाने के दौरान शराब पीना जारी रख सकें। हालांकि जब वान किमिंग ने वहां बूढ़े मास्टर किन को भार्गव के साथ खुलकर बातें करते और हंसते हुए देखा तो वह स्पष्ट रूप से चौंक गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने दुनिया के 10 अजूबों में से एक को देख लिया हो, जिससे भार्गव को और भी यकीन हो गया कि बूढ़े किन की शख्सियत असाधारण है। सच में, शराब पीने के बाद बूढ़े किन ने उन्हें कई ऐसी बातें बताईं जो उन्हें पता नहीं थीं और उन्हें ये बातें बहुत दिलचस्प लगीं। उदाहरण के लिए, कुछ निजी नीलामियों में अक्सर चमत्कारिक वस्तुएं मिलती हैं, या फिर कुछ बड़े लोगों ने अपनी दौलत कैसे बनाई, इसका इतिहास बूढ़े किन ने उन्हें अनमोल चीज़ों की तरह सुनाया। जहां तक उनके सच या झूठ होने की बात है तो वे शायद सच ही होंगे, है ना। संतोष भी स्पष्टवादी थे और धीरे धीरे सहज हो गए, जिससे शराब पीने का माहौल 2 लोगों से बढ़कर 3 लोगों का हो गया और काफ़ी जीवंत हो गया। जब वुलियांगी की सभी 12 बोतलें खत्म हो गईं और माओताई की केवल 7 बोतलें बचीं तो संतोष सबसे पहले बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद बूढ़े किन की बारी आई। इस बार वह पूरी तरह नशे में धुत था और बाद में उसने भार्गव को भी खींच लिया, कसम खाकर भाई बनने की जिद करते हुए। अगर वे सचमुच कसम खाकर भाई बन जाते तो शायद बाहरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाती। सौभाग्य से दरवाजे की घंटी बजी और भार्गव बच गया। उसने दरवाज़ा खोला और एक ऐसी महिला को देखा जिसकी खूबसूरती कम से कम 96 अंक की थी। आप किसे ढूंढ रही हैं? नमस्कार, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि दादा किन अंदर हैं? मैं उनकी पोती हूँ। जो व्यक्ति आया वह गौरव था। बूढ़ा किन दोपहर में कुछ देर के लिए घर गया था, लेकिन जैसे ही वे दोपहर का भोजन करने वाले थे उसने अचानक घोषणा की कि वह थोड़ी शराब पीने बाहर जा रहा है। उसने मेज से भुनी हुई बत्तख और मूंगफली के साथ सुआ का सिर उठाया और जल्दी से निकल गया और उन्हें कहा कि उसका इंतजार न करें। बूढ़ा किन कभी कभी ऐसा ही करता था और गौरव को इसकी आदत थी। हालांकि वह दोपहर में निकला था और अब लगभग आधी रात हो चुकी थी, फिर भी बूढ़ा किन वापस नहीं लौटा था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए गौरव ने संपत्ति प्रबंधन से पूछा। वह पहले निगरानी फुटेज देखकर उसे ढूंढने वाली थी, लेकिन उसे बताया गया कि बूढ़ा किन विला नंबर 1 में मालिक के साथ खुशी खुशी शराब पी रहा है और शायद नशे में धुत होने वाला है। ये सुनकर गौरव हैरान रह गया। हालांकि बूढ़े किन को शराब पसंद थी, लेकिन वह अच्छी शराब होनी चाहिए और जिसके साथ वह पी रहा हो वह भी अच्छा होना चाहिए, तभी वह कुछ कप पीता था। नशे में धुत होने की बात तो दूर, बाहर के कितने कम लोग उस बूढ़े आदमी के साथ शराब पीने के योग्य थे। इस बात को छोड़ दे तो केवल उसकी सहनशीलता को देखते हुए बूढ़ा किन 1000 प्याले पीने के बाद भी नशे से अप्रभावित रहता था। साथ ही उसकी पसंद नापसंद को देखते हुए उसे नशे में धुत होने के लिए पर्याप्त अच्छी शराब कहाँ से मिलती। इसलिए ये खबर सुनकर वह बेहद उत्सुक हो गई और विला नंबर 1 के उस महान मालिक से मिलने की चाह में सीधे दरवाजा खटखटाने आ गई। जैसे ही दरवाजा खुला और उसने बात की, उसे भार्गव दिखाई दिया। अरे वाह, आप हैं। क्या आप भार्गव हैं? तुम मुझे जानते हो? गौरव द्वारा अपना नाम पुकारे जाने पर भार्गव थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसे काफी देर तक देखने के बाद इस बात की पुष्टि तो हो गई कि सामने खड़ी महिला वाकई बेहद खूबसूरत है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन है। हालांकि वे पहले संजिंग वॉइडेक्ट पर एक बार मिल चुके थे, लेकिन उस समय दोनों अपनी अपनी कारों में थे और एक दूसरे को नहीं देखा था। और अगर उसने उसे देखा भी होता तो गौरव के मौजूदा मेकअप और पहनावे को देखकर भार्गव उसे उस पुराने गली मोहल्ले के बदमाश से बिल्कुल नहीं जोड़ पाता। अरे, प्रॉपर्टी मैनेजर वान किमिंग ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी यहाँ शराब पी रहे हैं और उनसे पूछने पर ही मुझे तुम्हारा नाम भार्गव पता चला। गौरव ने मन ही मन खुद को कोसा और उत्साह में लगभग खुद को उजागर कर दिया। उसने भार्गव की तस्वीर आंची से काफी पहले देखी थी, लेकिन भार्गव को नहीं पता था कि वह आंची की सबसे अच्छी दोस्त है। इस बार उसे भार्गव को छुपकर देखना था। अगर वह खुद को सबके सामने उजागर कर देती और वह सतर्क हो जाता तो वह उसे कैसे देख पाती। इसलिए जब भार्गव ने पूछा तो उसने तुरंत बहाना बना लिया। अच्छा, ठीक है, चलिए जान पहचान कर लेते हैं। मैं भार्गव हूँ। गौरव, अंदर आइए। बूढ़ा आदमी नशे में लग रहा है। मैं आपको उसे वापस ले जाने में मदद करता हूँ। बैठक में प्रवेश करते ही गौरव बूढ़े किन को कुर्सी के पीछे से चिपके हुए और खुद से कुछ बुदबुदाते हुए देखकर और भी हैरान हो गया। वह सचमुच नशे में था, नाटक नहीं कर रहा था। इस समय वह भार्गव को ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। यह आसान नहीं है। बूढ़ा किन बहुत ही नखरे वाला व्यक्ति है, खासकर जब पीने के साथियों की बात आती है। इसके अलावा उसने बूढ़े किन को इतना नशे में कर दिया, जबकि भार्गव खुद पूरी तरह से होश में रहा, तो उसकी शराब सहने की क्षमता कितनी अच्छी थी। साथ ही ये भार्गव उस भार्गव से बहुत अलग लग रहा था जिसका वर्णन आंची ने किया था। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह हॉनफेंग रियल एस्टेट डेवलपमेंट में सिर्फ एक सेल्समैन है? तो वो अचानक जिरुई हवेली के विला नंबर 1 का मालिक कैसे बन गया?
अगर बुरेकिन को ये विला चाहिए भी तो इसमें बहुत मेहनत लगेगी। गौरव की भार्गव के बारे में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और उसने सोचा कि उसे कल हॉनफेंग रियल एस्टेट जाकर उसके बारे में पता करना चाहिए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े जिसका बैकग्राउंड साफ ना हो। अपने विचारों के बावजूद लड़की ने लापरवाही से अपना फ़ोन निकाला और बुरेकिन के साथ तस्वीरें खिंचवाने लगी। ऐसा मौका जीवन में एक बार ही मिलता है, उसे नहीं पता था कि उसे दोबारा ऐसी तस्वीरें कब मिलेंगी। आमतौर पर ये बूढ़ा आदमी हमेशा उसे निर्देश देता रहता था, लेकिन अब जब उसके पास बुरेकिन की नशे में धुत शर्मनाक तस्वीरें थीं, तो वह देखना चाहती थी कि क्या वह भविष्य में भी इतना ही घमंडी रहेगा। गौरव को तस्वीरें खींचवाते हुए इतनी शरारती हंसी हंसते देख भार्गव ने अपना माथा खुजाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। ये बूढ़ा आदमी और युवती दोनों ही चिंताजनक और सनकी व्यक्ति थे। जैसे ही गौरव बुरेकिन को जाने में मदद कर रही थी, उसने अचानक बाहर खड़ी पगानी जोडा पर नजर डाली और भौहें चढ़ा लीं। श्रीमान भार्गव, क्या ये कार आपकी है? जी हाँ, क्यों? क्या आप आज सुबह इसी कार से संजिंग नंबर 7 वॉइडेक्ट गए थे? आपको कैसे पता? भार्गव उलझन में दिख रहा था। एक निश्चित उत्तर मिलते ही गौरव की आंखें चमक उठीं। सचमुच, हर जगह खोजने के बाद बिना किसी प्रयास के मनचाही चीज मिल जाना ही उसका मामला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस ड्राइविंग विशेषज्ञ की वह तलाश कर रही थी, वह भार्गव होगा। हालांकि इससे गौरव और भी हैरान हो गई। सभी संकेत भार्गव की उत्कृष्टता की ओर इशारा कर रहे थे। क्या ये वही गरीब विश्वविद्यालय का छात्र था जिसका वर्णन आंची ने किया था, जिसे उसकी पूर्व प्रेमिका ने धोखा दिया था? अब तक उसने जो कुछ भी देखा था, उसके आधार पर क्या अधिकांश महिलाएं उसकी ओर आकर्षित नहीं होती? श्रीमान भार्गव, आपने इतनी कम उम्र में विला नंबर 1 खरीद लिया। मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ा व्यवसाय चला रहे होंगे। ओह, मुझे बस किस्मत से कुछ पैसे मिले, मैंने बिना सोचे समझे निवेश किया, कुछ संपत्तियां खरीदी और किराया वसूलता हूँ। रियल एस्टेट उद्योग, ये तो बहुत अच्छा है। संपत्ति बाजार हाल ही में अनुकूल रहा है। हाँ, कोई बात नहीं सू, मैं आपसे यहीं बाहर मिलूंगी, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। भार्गव मुस्कुराया, बुरेकिन को गौरव को सौंप दिया, जल्दी से अलविदा कहा और मुड़ गया। उसे सच में अपनी मौजूदा दौलत का कारण समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सब कुछ अचानक ही हो गया था। लेकिन उसने झूठ नहीं बोला था, वह सच में अब सिर्फ किराया वसूल रहा था, खासकर ताइफू प्लाजा और पूरे होंग्यांग मैंशन भवन का किराया। अचल संपत्ति की बात करें तो उसके पास सिर्फ होनफेंग रियल एस्टेट थी। भार्गव के अस्वाभाविक हावभाव और जल्दबाजी में जाते हुए देखकर गौरव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दिलचस्प, लगता है उसके पास कई राज हैं। एनक्यूई, अपनी बड़ी बहन का इंतजार करो, वह सारी परतें खोलकर देखेगी कि क्या यह आदमी वाकई तुम्हारे जीवन भर के भरोसे के लायक है। घर लौटकर उसने नशे में धुत संतोष को अतिथि कक्ष में पहुंचाया। बिखरी हुई डाइनिंग टेबल देखकर उसने सोचा कि इसे कल सफाई के लिए वहीं छोड़ दे। उसने समय देखा, सिस्टम मॉल के अपडेट होने का समय लगभग हो चुका था, इसलिए उसने पहले नहाने का फैसला किया। डिंग, मॉल आइटम अपडेट हो गए हैं, कृपया स्वयं देखें, होस्ट। जैसे ही वह नहाकर निकला, सिस्टम की सूचना आई और भार्गव ने तुरंत संदेश खोला। आइटम, फुहाई रेस्टोरेंट, कीमत 1 युआन। वाह, क्या संयोग है! क्या ये वही रेस्टोरेंट नहीं है जहां संतोष ने बताया था कि उसके सहपाठियों की पार्टी हो रही है? ये तो मज़ेदार होने वाला है। भार्गव मुस्कुराया और उसे खरीदने का विकल्प चुना। फुहाई रेस्टोरेंट के लिए एक पूर्ण अधिग्रहण और हस्तांतरण समझौता उसके सिस्टम स्पेस में दिखाई दिया। रघु हाई स्कूल में दिखावा करने का शौकीन था और हमेशा भार्गव का विरोध करता रहता था, वह काफ़ी परेशान करने वाला था। ये स्पष्ट था कि इस बार उसे डिनर पर बुलाना अच्छे इरादे से नहीं किया गया था, वह उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहा होगा। समय आने पर वह देखेगा कि वह लड़का समझदार है या नहीं, अन्यथा उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन भार्गव की नींद एक फ़ोन कॉल से खुली। ये हॉनफेंग रियल एस्टेट के पूर्व चेयरमैन विनीत का फ़ोन था, जो ये पूछने के लिए फ़ोन कर रहे थे कि उन्हें हैंडओवर कब पूरा करना चाहिए। भार्गव ने एक पल सोचा और हैंडओवर के लिए सीधे चुनकियू यंग्यूए के सेल्स ऑफिस जाने के लिए सहमत हो गए। हालांकि विनीत को समझ नहीं आया कि उन्हें चुनकियू यंग्यूए क्यों जाना है, फिर भी उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। वह उठे और हाथ मुंह धोए तो देखा कि संतोष पहले ही एक नोट छोड़ गया था जिसमें लिखा था कि वह पहले ही निकल चुका है। नोट में उसे याद दिलाया गया था कि कल रात के डिनर में आना न भूलें। सफाई सेवा का बटन दबाने के बाद भार्गव अपनी पगानी जोडा कार को सीधे चुनकियू यंग्यूए की ओर ले गया। उसकी कार के रवाना होते ही कुछ देर बाद एक हर्ष 7Z चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। चुनकियू यंग्यूए के बिक्री कार्यालय के बाहर। जीजाजी, चेयरमैन अचानक यहाँ क्यों आ गए? विष्णु ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति से चापलूसी भरे लहजे में पूछा। उसका नाम यशवंत था, जो चुनकियू यंग्यूए बिक्री कार्यालय में बिक्री विभाग का महाप्रबंधक और विष्णु का जीजा भी था। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत करने आ रहे हैं।
खैर, सबको सतर्क रहने और कोई गलती न करने का निर्देश देना। कोई बात नहीं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तभी कई मर्सिडीज बेंज कारें द बेन बिक्री कार्यालय के प्रवेश द्वार पर आकर रुकीं और यशवंत तुरंत दौड़कर एक कार का दरवाजा खोलकर आगे बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, चूंकि यंग्युए में आपका स्वागत है, हम यहाँ आकर मार्गदर्शन करेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। विनीत ने सिर हिलाया और सीधे बिक्री कार्यालय में चला गया। उसके पीछे कई लोग थे। मुख्यालय के कानूनी, मानव संसाधन और वित्त विभाग के सभी लोग यहाँ क्यों हैं? विनीत के साथ आए लोगों को देखकर यशवंत थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा और आज्ञाकारी होकर उनके पीछे चल दिया। उसने विष्णु को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और अध्यक्ष के पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय में चला गया। अध्यक्ष महोदय, क्या इस मुलाकात के लिए आपके पास हमारे लिए कोई निर्देश हैं? कार्यालय में प्रवेश करने के बाद यशवंत ने आदरपूर्वक पूछा। छोटे युवान, अब से आप मुझे सीईओ जो कह सकते हैं। अध्यक्ष का पदनाम बदलना होगा क्या? अचानक हुए इस कथन से यशवंत को लगा कि उसने गलत सुना है और उसे प्रतिक्रिया देने में थोड़ा समय लगा। क्या हॉनफेंग का अधिग्रहण हो गया है? विनीत को सिर हिलाते देख वह चौंक गया, लेकिन साथ ही उलझन में भी था। अध्यक्ष उसे यह खबर देने के लिए स्प्रिंग एंड ऑटम रिफ्लेक्शंस तक क्यों आए? हालांकि वह इस बिक्री केंद्र के शीर्ष अधिकारी थे, लेकिन वह हॉनफेंग रियल एस्टेट के कोई अनिवार्य अधिकारी नहीं थे, न ही विनीत के विश्वासपात्र थे। आखिरकार हॉनफेंग रियल एस्टेट के पास इस तरह की कई संपत्तियां थीं और कई बिक्री केंद्र प्रबंधक भी थे। यशवंत की उलझन को देखकर विनीत मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि नए अध्यक्ष ने कहा था कि कार्यभार सौंपने का समारोह यहीं होगा। ओह सीईओ जो, आप तो बड़े खुश लग रहे हैं। ये देखकर यशवंत ने एक बार फिर अपनी उलझन जाहिर की। तर्कसंगत रूप से विनीत को चेयरमैन पद से हटाए जाने पर उदास क्यों नहीं होना चाहिए था? वह तो इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? बेशक मैं खुश हूँ। मुझे फेग्यांग जिले के बाहरी इलाके में स्थित उन कुछ संपत्तियों की चिंता थी। नए चेयरमैन के आने से वह कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे, है ना? हालांकि हाल ही में रियल एस्टेट में अच्छा मुनाफा हुआ था, लेकिन मौजूदा स्थिति हॉनफेंग रियल एस्टेट के लिए एक अहम मोड़ है। फेग्यांग जिले के बाहरी इलाके में स्थित वह जमीन जिसे उन्होंने पिछली नीलामी में जीता था, निरीक्षण करने पर पता चला कि उसकी नींव मूल योजना से हटकर है। अगर वे मूल योजना के अनुसार ऊंची इमारतें बनाते तो भूकंपरोधी मानकों को पूरा करना मुश्किल होता। इसका मतलब था संपत्ति के प्रकार और अन्य संबंधित मामलों में बदलाव करना और पूरे प्रोजेक्ट को फिर से डिजाइन करना। लेकिन नींव का शुरुआती काम पहले ही शुरू हो चुका था। अब रुकने का मतलब था हर दिन नुकसान उठाना, जिससे पूंजी का प्रवाह रुक सकता था। इसके अलावा फेग्यांग जिले की आगामी भूमि की नीलामी के लिए अपर्याप्त धनराशि के कारण नंबर 1 कोर भूमि पार्सल हासिल करने की संभावना लगभग शून्य थी। उनका पुराना प्रतिद्वंद्वी जिनमाओ रियल एस्टेट इस बोली को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यह अनुमानतः स्पष्ट था कि यदि वे इसे हथिया लेते तो हॉनफेंग की भविष्य की बाजार हिस्सेदारी निश्चित रूप से कम हो जाती। बाहरी लोगों को इन बातों का पता नहीं था, लेकिन वह इन्हें अपने दिल से भली भांति जानता था। वह इस स्थिति से निपटने को लेकर चिंतित था। तभी हॉनफेंग रियल एस्टेट का अधिग्रहण हो गया। उसके लिए यह वास्तव में अच्छी बात थी। अगर नया मालिक शक्तिशाली होता तो जमीन का मुख्य हिस्सा हासिल करने का मतलब था कि वह भी उसके साथ जुड़ सकता था और मुनाफे में हिस्सा पा सकता था। अगर वे इसे हासिल नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। हॉनफेंग के अधिग्रहण के समय उससे पहले ही उसका हिस्सा मिल चुका था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। इसलिए विनीत स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। भार्गव, तुम यहाँ क्यों हो? विष्णु, जो ऊपर से निर्देशों का इंतजार करते हुए बिक्री कार्यालय की लॉबी में बैठा था, ने भार्गव को वित्त कार्यालय से करते हुए निकलते देखा और उससे मिलने गया। अपना इस्तीफा देने की प्रक्रिया पूरी कर रहा हूँ। भार्गव ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज लहराए, उसे नजरअंदाज किया और दूसरी मंजिल की ओर चल दिया। पता चला कि भार्गव सीधे बिक्री कार्यालय में बगल वाले दरवाजे से दाखिल हुआ था, जो वित्त और मानव संसाधन विभागों के करीब था। विनीत के साथ दूसरी मंजिल पर हस्तांतरण के लिए जाने से पहले उसने पहले अपने इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी कर ली। अरे, चूंकि तुमने इस्तीफा दे दिया है तो जल्दी करो और चले जाओ। क्या तुम्हें दूसरी मंजिल पर जाने की इजाजत है? भार्गव को दूसरी मंजिल की ओर जाते देख विष्णु ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। पिछली बार भार्गव के दखल के कारण श्री झांग और उनकी पत्नी उस विला का सौदा पूरा नहीं कर पाए थे। इसी वजह से विष्णु अभी भी बहुत गुस्से में थे। रास्ते से हटो। अरे मैंने अभी पिछली बार का हिसाब भी तुमसे नहीं लिया है और तुम। थप्पड़। बिक्री कार्यालय में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, जिससे पूरा माहौल शांत हो गया। विष्णु थप्पड़ से पूरी तरह हैरान थे। क्या उन्हें मारा गया था? हे भगवान, भार्गव ने विष्णु को सच में मार दिया। देखने में तो मजा आया, लेकिन अब मुसीबत आने वाली है। यह आदमी बहुत बदला लेना चाहता है। अभी बहुत छोटा है। भार्गव के पूर्व सहकर्मी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोग गपशप कर रहे थे, कुछ खुश हो रहे थे और कुछ भार्गव के लिए चिंतित थे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? सुरक्षा, इसे मेरे लिए बाहर निकालो। विष्णु के लिए, वह हमेशा से इस बिक्री कार्यालय में आत्मविश्वास से भरा और सफल रहा था। उसे कभी किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। वह खुद एक सुपरवाइजर था और बिक्री केंद्र का सबसे बड़ा नेता उसका जीजा था। कौन उससे पंगा लेने की हिम्मत करेगा? अब उसकी मुलाकात फिर से भार्गव से हुई। भार्गव ने न केवल पिछली बार भार्गव की अवज्ञा के कारण उसे आय का नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार उसने सचमुच हिंसा का सहारा लिया, जिससे विष्णु तुरंत क्रोधित हो गए। विष्णु, अगर आज तुमने तमीज से व्यवहार किया होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता, लेकिन चूंकि तुम मुसीबत मोल लेने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं अभी कहता हूँ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या मुझे निकाल देंगे? हाँ हाँ हाँ, किसके अधिकार से? सुरक्षाकर्मियों के। क्या तुम सब मर चुके हो? जल्दी करो और इस आदमी को बाहर निकालो। भार्गव की बातें सुनकर विष्णु गुस्से से जोर से हंस पड़े। ये लड़का बकवास कर रहा था। एक कर्मचारी जिसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया था, अब उसे निकालने की बात कर रहा था। क्या ये सुनकर लोग हंसी से लोटपोट नहीं हो जाएंगे? भार्गव ऐसा क्यों कहेगा? विष्णु को निकाल दूं? हाँ, ये थोड़ा अजीब है। क्या भार्गव को नौकरी से निकाले जाने का सदमा लगा है? आसपास के कर्मचारी हैरान थे और विष्णु के दहाड़ के बीच बिक्री केंद्र के सुरक्षा गार्ड दौड़कर आ गए। हालांकि ये सुरक्षा गार्ड विष्णु के स्वभाव को जानते थे, फिर भी उन्हें आदेशों का पालन करना पड़ा क्योंकि वह एक नेता थे और उन्हें अपनी आजीविका कमानी थी। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के घर में रहता है तो उसे सिर झुकाना पड़ता है। भार्गव को देखते हुए उनकी आंखों में क्षमा और निंदा का भाव मिला हुआ था। उनका तात्पर्य था, तुमने इस बदतमीज को क्यों उकसाया? अब तुमने हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। रुको। जैसे ही सुरक्षा गार्ड अनिच्छा से कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए, एक तेज चीख सुनाई दी। इसके बाद उन्होंने विनीत को सबसे पहले नीचे आते देखा। उनका कुछ फूला हुआ शरीर मानो 100 मीटर की दौड़ लगा रहा था। सीढ़ियों के 3-3 कदम एक बार में चढ़ते हुए भार्गव के पास पहुंच गया। क्या आप ठीक हैं, महोदय? उन्होंने पहले भार्गव को नमस्कार किया और ये देखकर कि भार्गव ने उन्हें अनदेखा कर दिया, उन्होंने अपना ध्यान विष्णु की ओर मोड़ा। मुझे बताओ, आखिर चल क्या रहा है? विनीत को सतर्क देखकर विष्णु का दिल जोर से धड़कने लगा और वह घबराकर सोचने लगे कि कैसे जवाब दे, लेकिन वे विनीत के भार्गव के प्रति दिखाए गए रवैये और हावभाव को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। माफ कीजिए चेयरमैन, यह मेरी गलती है। मैं एक निकाले गए कर्मचारी से टकरा गया जो परेशानी पैदा कर रहा था और आपको परेशान कर रहा था। मैं उसे तुरंत संभाल लूंगा। इतना कहकर वे मुड़े और सुरक्षा गार्डों पर फिर से चिल्लाए, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और भार्गव को बाहर निकालो। थप्पड़ टिल्ड। विष्णु पर एक और थप्पड़ की आवाज गूंजी। विष्णु का चेहरा तो बिगड़ गया, लेकिन इस बार सब दंग रह गए, क्योंकि उसे मारने वाला असल में विनीत था। बेवकूफ, किसे बाहर निकाल रहे हो? श्री भार्गव ने हॉनफेंग रियल एस्टेट खरीद लिया है। अब वो हॉनफेंग रियल एस्टेट के चेयरमैन हैं। क्या? विनीत के शब्द बिजली की कड़क की तरह थे, जिससे विष्णु तुरंत डरकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास के कई कर्मचारी भी अवाक रह गए, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। जिस सहकर्मी के साथ उन्होंने 1 साल से ज्यादा काम किया था, वो अचानक हॉनफेंग रियल एस्टेट के चेयरमैन बन गए। हे भगवान, ये तो हद से ज्यादा नाटकीय है। अरे वाह, हमने उनके साथ 1 साल से ज्यादा दिन रात काम किया और वो तो असल में एक छिपे हुए उद्योगपति थे। जिस दिन से भार्गव आए थे, मुझे पता था कि वो असाधारण हैं और मैं गलत नहीं था। दफा हो जाओ। तो फिर तुम उनसे कॉपी क्यों बनवाते रहते थे? क्या वो ये नहीं था कि जब स्वर्ग किसी व्यक्ति को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाला होता है तो उसे पहले तुम्हारा सिर। बड़े धोखेबाज। इस समय यशवंत, जो दूसरी मंजिल से उनके पीछे पीछे नीचे आया था, का भी दिल बैठ गया। उसने विष्णु और भार्गव के बीच के झगड़े के बारे में पहले सुना था, लेकिन भार्गव तो बस एक मामूली कर्मचारी था, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अब यही मामूली कर्मचारी उसका सीधा वरिष्ठ बन गया था। उसका तो काम तमाम हो गया था। ये कैसे मुमकिन है? ये भार्गव कैसे हो सकता है? इसी बीच विष्णु लगातार बुदबुदा रहा था। भार्गव के पहले कहे शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, तुम्हें निकाल दिया गया है। नहीं। एक दर्द भरी चीख के साथ विष्णु आगे बढ़ा और भार्गव के सामने घुटने टेक कर उसका पैर पकड़ लिया। भार्गव, चेयरमैन लू, मुझे पता है मैं गलत था। पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मैं अंधा, निर्लज और नीच था। मुझे आपके आदेश को चुराने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भारी भरकम विष्णु जमीन पर पड़ा था, नाक बह रही थी और आंसू उसके चेहरे से निकल रहे थे। वो बुरी तरह रो रहा था। अगर तुम्हें पता था कि आज ऐसा होगा तो तुमने तब ऐसा क्यों किया? भार्गव ने बिना किसी भाव परिवर्तन के ये कहा। पास खड़ा विनीत पूरी कहानी समझ चुका था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कमीने, एक नेता के तौर पर तूने मिसाल कायम करने में नाकामयाब होकर इतना घिनौना काम किया।
तुझे निकाल दिया गया है, अभी के अभी दफा हो जा। जीजा जी, मेरे लिए कुछ सिफारिश कर दीजिए, वे मुझे नहीं निकाल सकते। विनीत की बातें सुनकर विष्णु एकदम टूट गया और मदद के लिए सीधे अपने जीजाजी की तरफ दौड़ा। उस पल यशवंत को इस बदमाश से दिल से नफरत हो गई। अगर इस कमीने ने चिल्लाया न होता तो सब ठीक होता, लेकिन जैसे ही उसने चिल्लाया, भार्गव और विनीत दोनों ने सीधे उसकी तरफ देखा। क्या यह उसे भी नीचे नहीं खींच रहा था? तुम्हारी मदद करूं, सपने देखना। सुरक्षाकर्मियों, इस आदमी को तुरंत बाहर निकालो, ये संगठन के लिए कलंक है। बोलते हुए उसने दौड़ते हुए विष्णु को लात मारकर दूर धकेल दिया और गुस्से में दहाड़ा। अध्यक्ष लू, महाप्रबंधक जो, निश्चिंत रहिए। जब व्यापार की बात आती है तो मैं सच्चाई का साथ दूंगा, चाहे इसके लिए किसी रिश्तेदार की बलि ही क्यों न देनी पड़े। यशवंत पसीने से तरबतर था और विष्णु से दूर भागने की बेताब कोशिश कर रहा था। तुम्हारे मौन समर्थन के बिना क्या यह मोटा लियू मुसीबत खड़ी कर सकता था? तुम्हें भी निकाल दिया गया है। भार्गव के ये शब्द, जो नरक के फैसले जैसे लग रहे थे, सुनकर यशवंत भी जमीन पर गिर पड़ा। उसने कई वर्षों तक संघर्ष किया था और अंततः इस पद तक पहुंचा था। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गलत कदम अब उसका भविष्य बर्बाद कर देगा। ये सब तुम्हारी वजह से है, मैं तुमसे लड़ूंगा। यशवंत शर्म और गुस्से से व्याकुल होकर अब वह विष्णु से घोर नफरत करने लगा था, जिसने उसे बर्बाद कर दिया था। वह आगे बढ़ा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। सुरक्षाकर्मियों, इन दोनों को बाहर निकालो। जी जनाब। विनीत को आदेश देते देख सुरक्षाकर्मियों का एक दल तुरंत उनके चारों ओर जमा हो गया। दोनों आदमियों को झटपट पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। उनका बर्ताव बिल्कुल भी नर्म नहीं था। उन्हें यही मिलना चाहिए था। बुराई बुराई को जन्म देती है। बिल्कुल, इन दोनों बदमाशों ने कितने सहकर्मियों को धोखा देने की साजिश रची है। आखिरकार उन्हें उनकी करनी का फल मिल गया। अब जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भार्गव हमारा चेयरमैन बनेगा। हाँ, चेयरमैन ने आते ही जनता के लिए उपद्रवियों को भगा दिया। ये वाकई कमाल है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी को अपार संतुष्टि महसूस हुई। उन्होंने अपना लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा निकाला और भार्गव की जमकर प्रशंसा की। भार्गव ने शोर शराबे को नजरअंदाज किया, औपचारिक जवाब दिया और विनीत के पीछे पीछे ऊपर जाकर कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया पूरी करने लगा। उसका हृदय असीम भावनाओं से भरा हुआ था। सीधे शब्दों में कहें तो ये सहकर्मी केवल इसलिए सिर झुकाए बैठे थे क्योंकि वे किसी और के घर में रह रहे थे। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वे कायर और स्वार्थी थे, बुरी शक्तियों का सामना करने से डरते थे, केवल अपनी रक्षा के बारे में सोचते थे। लेकिन अगर वह अपनी वर्तमान स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इन बातों को कहता तो शायद वे उसकी बात सुन लेते, भले ही केवल उसके पद के प्रति सम्मान के कारण। वह कोई संत नहीं था और उसे उपदेश और उदाहरण देकर हर किसी के मूल्यों को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर किसी का अपना भाग्य होता है, जो सोने का नाटक करता है उसे जगाया नहीं जा सकता। इसके अलावा भविष्य में उसकी और उनकी दुनिया का कोई मिलन नहीं होगा तो और शब्दों से क्या लाभ। जैसे ही वह सोच रहा था, सिस्टम की सूचना सुनाई दी। डिंग, होस्ट ने संगठन पर लगे कलंक को मिटा दिया है और एक सेकिल अपॉर्चुनिटी हासिल कर ली है। डिंग, आइटम शेल्फ पर रख दिया गया है। कृपया तय करें कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। भार्गव दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि सिस्टम उसे हर बार किसी को अपमानित करने या कुछ खास काम पूरे करने पर एक सेकिल अपॉर्चुनिटी इनाम के तौर पर दे रहा था। ये काफी रोमांचक था, जैसे किसी गेम में कोई छिपा हुआ मिशन मिल गया हो। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में कई दिशाओं में विकास करना होगा ताकि वह इस तरह के और इनाम हासिल कर सके। सोचते सोचते उसने पैनल खोला। आइटम, पैंग ग्रुप के 35% शेयर, कीमत 1 युआन। ये तो सच में पैंग ग्रुप है। ये देखकर भार्गव फिर से सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। पैंग ग्रुप जियांगडू शहर के सबसे शक्तिशाली प्रमुख उद्यमों में से एक है और प्रांत में निर्माण सामग्री का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी है। इसके अपने 5 डॉक और सबसे बड़ी स्थानीय शिपिंग कंपनी है। इसका बाजार मूल्य ताइफू प्लाजा के बाजार मूल्य से 2 गुने से भी अधिक, लगभग 70 अरब युआन है। अगर उसे अचानक 35% शेयर मिल जाएं, तो क्या वह सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं बन जाएगा? उसे याद आया कि उसने एक अखबार में पढ़ा था कि पैंग ग्रुप के चेयरमैन प्रणव के पास केवल 32% शेयर हैं। कंपनी पर किसी का भी नियंत्रण हो, केवल इस 35% हिस्सेदारी से मिलने वाला वार्षिक लाभांश लगभग 20 अरब युआन तक पहुंच जाएगा, है ना? अगर इसमें ताइफू प्लाजा और होंगयांग मैंशन से होने वाली आय को भी जोड़ दिया जाए तो उसकी वार्षिक आय आसानी से 20 अरब युआन से अधिक हो जाएगी। ऊपर कार्यालय में विनीत द्वारा सभी हस्तांतरण प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उसने भार्गव को हॉनफेंग रियल एस्टेट की मौजूदा समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया। आपका मतलब है कि सबसे अच्छा उपाय फेग्यांग जिले में उस मुख्य भूखंड को सुरक्षित करना है? जी हाँ, उस जमीन को कल से 5 भूखंडों में बांटा जाएगा और नीलामी शुरू होगी। लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए हर कोई स्वास्थ्य और छुट्टियों से संबंधित उत्पादों पर ध्यान दे रहा है।
यह विशेष भूखंड समुद्र के किनारे है। अगर वहां आलीशान मकान बनाए गए तो बहुत से लोग इसे खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। खासकर मुख्य भूखंड संख्या 1। इसकी लोकेशन सबसे अच्छी है और यह सबसे बड़ा भी है, लेकिन ये सबसे महंगा भी है। मेरा अनुमान है कि बाकी 4 भूखंडों की कुल कीमत भी शायद भूखंड संख्या 1 की कीमत के बराबर न हो। अच्छा, समझ गया। तभी भार्गव का फोन बज उठा। हेलो माँ, आप अभी क्यों फोन कर रही हैं? क्या कोई बात है? चैन, मैं तुम्हें बस बताने के लिए फोन कर रही थी। जिस कब्रिस्तान में तुम्हारे नाना को दफनाया गया है वह पुराना और जर्जर हो चुका है। तुम्हारी नानी हमेशा से उसे बदलना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी। हाल ही में वह जगह फिर से चर्चा में आई है और पास के कस्बे में एक नया कब्रिस्तान बना है। इसलिए तुमने मुझे जो 200,000 युआन दिए थे उनसे मैंने एक संयुक्त कब्रगाह का प्लॉट ले लिया है और तुम्हारे नाना की कब्र को पहले वहां स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही हूँ। ओह, बस इतना ही? तुम जैसे चाहो वैसे कर लो। अगर पैसे कम पड़ें तो मुझे बता देना। काफ़ी हैं, काफ़ी हैं। मैं बस तुम्हें बता रही थी। जब तुम बाहर व्यस्त रहो तो समय पर खाना खाना और अपनी सेहत का ख्याल रखना याद रखना। मुझे पता है माँ, मैं तुम्हें बाद में कुछ और पैसे भेज दूंगी। कोई ज़रूरत नहीं, अपने पास ही रखो। क्या मैं अब भी पैसे नहीं कमा रहा हूँ? अगर मैं बहुत ज़्यादा पैसे अपने पास रखूंगा तो मुझे डर है कि मैं सब खर्च नहीं कर पाऊंगा। इसे बुरे समय के लिए बचा कर रखो, या समझ लो कि यह मेरे लिए बचा कर रखा गया है। मैं अभी मीटिंग में हूँ, इसलिए अब और बात नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा। ठीक है, तो फिर माँ तुम्हारे लिए बचा कर रखेंगी। फ़ोन रखने के बाद भार्गव मुस्कुराया और अपनी माँ के खाते में 5 लाख युआन और भेज दिए। अब जब उसके पास पैसे आ गए थे तो स्वाभाविक रूप से उसे सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना था, लेकिन उसे मुख्य रूप से ज़्यादा पैसे भेजने और उन्हें डराने की चिंता थी। फिर भी गीता 5 लाख युआन अपने खाते में देखकर चौंक गई। अगर उसके बेटे ने अभी अभी यह न कहा होता कि वह मीटिंग में है तो शायद वह तुरंत वापस फ़ोन करके तरह तरह के सवाल पूछती। लेकिन वह मन ही मन खुश थी, उसका बेटा काबिल हो गया था और खूब पैसे कमा रहा था। बेटा, आज रात हमारे यहाँ ज़्यादा पकवान बन रहे हैं। विनीत के साथ सामान सौंपने का काम पूरा करने और कल साथ में नीलामी में जाने पर सहमति जताने के बाद भार्गव बिक्री कार्यालय से निकलकर घर की ओर चल दिए। उनके जाते ही चुनकियू यंग्युए बिक्री कार्यालय के प्रवेश द्वार पर एक शख्स दिखाई दिया। ये गौरव थी, जो भार्गव के पीछे पीछे आई थी। विनीत द्वारा अत्यंत सम्मानपूर्वक उन्हें बाहर तक छोड़ने पर वह गहरी हैरानी में पड़ गईं। 2 साल तक सू समूह का प्रबंधन कर चुकी सीईओ के लिए, हालांकि हॉनफेंग रियल एस्टेट सू समूह जितना बड़ा नहीं था, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण रियल एस्टेट समूह था। सू समूह स्वयं भी इस उद्योग में शामिल था, खासकर हाल के वर्षों में रियल एस्टेट बाजार में तेजी के कारण। इसलिए विभिन्न नीलामी सम्मेलनों और रियल एस्टेट उद्योग के भोजों में स्वाभाविक रूप से उनका इन लोगों से संपर्क था। भार्गव की असलियत क्या है, मैं उन्हें कम से कम समझ पा रही हूँ। डिंगलिंग टिल्डर, इसी क्षण फोन की घंटी बजी। हेलो शियाओ यांगजी, प्रणव नहीं मिलेंगे? ठीक है, मैं समझ गई, मैं जल्दी आती हूँ। उसने फोन काट दिया। भार्गव जिस दिशा में गया था उस तरफ एक बार फिर देखा, सिर हिलाया और गाड़ी चलाकर चली गई। पैंग ग्रुप चेयरमैन का कार्यालय। क्या आप सब बस यूं ही बैठे हैं? आपको ये भी पता नहीं चला कि हमारे 35% शेयर चुपचाप खरीद लिए गए हैं? प्रणव गुस्से से आग बबूला था और वहां खड़े कंपनी के अधिकारी भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे जितना कम बोलते, प्रणव उतना ही ज्यादा क्रोधित होता। बेवकूफ़ों का झुंड। आमतौर पर आप सब बड़े बड़े दावे करते हैं, आसमान छूते हैं, लेकिन अब चुप हैं। धिक्कार है, मेरे पास तो सिर्फ 32% नियंत्रण हिस्सेदारी है और अब कोई हम पर दबाव डाल रहा है। जल्दी करो और कोई उपाय सोचो। अगर मेरा काम तमाम हो गया तो तुम सब भी गए। बॉस, हमने इस भार्गव के बारे में पहले कभी नहीं सुना। पता नहीं ये कहाँ से आ गया, एक अधिकारी ने कहा। क्या किसी को आपकी कंपनी खरीदने से पहले अपना निजी प्रोफाइल दिखाकर बताना ज़रूरी है? दफा हो जाओ, मुझे लगता है आप सब बहुत आराम से जी रहे हैं। बॉस, शांत हो जाए। हम पहले से ही खुदरा निवेशकों से शेयर वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही मुझे लगता है कि हमें पहले उसे फ़ोन करके उसके इरादे जानने चाहिए और देखना चाहिए कि उसने हमारे शेयर क्यों खरीदे, महाप्रबंधक वांग शाओकियांग ने इस समय कहा। जैसे ही भार्गव अपने विला में लौटा, फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, क्या आप श्रीमान हैं? भार्गव, हाँ, ये कौन है? मैं प्रणव हूँ। पैंग ग्रुप के श्री प्रणव को आज पता चला कि उन्होंने पैंग ग्रुप के 35% शेयर खरीद लिए हैं, जिससे वे सबसे बड़े शेयरधारक बन गए हैं। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता था कि क्या पैंग ग्रुप के भविष्य के व्यावसायिक संचालन और प्रबंधन संरचना के संबंध में उनके पास कोई निर्देश हैं। इस समय प्रणव ने अत्यंत विनम्रता दिखाई। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अब दूसरा पक्ष सबसे बड़ा शेयरधारक था। ओह, मेरे पास कोई निर्देश नहीं है।
कर्मचारी संरचना में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही रहने दीजिए। मैं तो बस यहाँ पदभार संभालने और लाभांश प्राप्त करने के लिए हूँ। जब तक इससे मेरे मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ता, आप बाकी सब कुछ संभाल सकते हैं। मैं आपके निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। समझ गया, समझ गया। आपके भरोसे के लिए धन्यवाद, श्री भार्गव। मैं आपको अधिकतम लाभ दिलाने के लिए पूरी मेहनत करूँगा। ये सुनकर कि भार्गव को केवल लाभांश में ही रुचि थी, प्रणव को बहुत राहत मिली। जब तक वह नियंत्रण हथियाने की कोशिश नहीं कर रहा था, चाहे 35% हिस्सेदारी कई लोगों में बंटी हो या किसी एक के पास, ये सिर्फ लाभांश ही था, इसलिए कोई खास अंतर नहीं था। हालांकि भार्गव की प्रतिष्ठा से प्रणव और भी प्रभावित हो गया। पैंग समूह कोई छोटा समूह नहीं था। अगर कोई और 35% हिस्सेदारी पर नियंत्रण रखता तो वह सत्ता हथियाने के लिए तुरंत शेयरधारकों की बैठक बुला लेता। लेकिन इस भार्गव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसके पास अतिरिक्त पैसा हो और वह निवेश में विविधता लाने के लिए किसी परियोजना की तलाश में हो। कोई कल्पना कर सकता है कि उसके मानदंड कितने ऊंचे थे। प्रणव के लिए यह अच्छी खबर थी। ऐसे व्यक्ति के निवेश से पैंग समूह और भी मजबूत होगा। भार्गव की बात करें तो फोन रखने के बाद वह भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सका। जियांगडू शहर पर कभी राज करने वाले बड़े लोग उससे इतनी सावधानी से कब से बात करने लगे। हर किसी में अहंकार होता है और इस पल भार्गव का अहंकार पूरी तरह संतुष्ट हो गया। आज उसके पास करने को कुछ नहीं था और सिस्टम द्वारा पहले दिए गए 1 अरब साउंड वेव्स को याद करके वह सोफे पर लेट गया और डॉइन पर स्क्रॉल करने लगा, जिसका उसने लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया था। अपनी फॉलो लिस्ट में उसने एक छोटा सा स्ट्रीमर देखा जिसे वह अक्सर देखता था, लिटिल मैचेस्टिक, जो लाइव था, इसलिए उसने तुरंत क्लिक किया। स्वागत है हवा पर 8000 मील तैरते हुए। अरे ये तो अपियाव है, बहुत दिनों बाद मिले। आज यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, सिस्टर चाय, हेलो। मैं आजकल व्यस्त था। दोनों पुराने परिचित थे। पहले जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता था, उसे ऐसे स्ट्रीमर्स को देखना पसंद था जो गाते थे या जिनमें अन्य प्रतिभाएं थीं। वह बस संगीत सुनने के लिए चैनल चालू छोड़ देता था। क्योंकि उसकी आमदनी सीमित थी, अगर उसे कोई पसंद आ जाता तो वह बस उसके फैन क्लब में शामिल हो जाता, लाइक बटन दबा देता और कभी कभार फूल या बियर तोहफे में दे देता। वह शायद ही कभी $52 का हॉट एयर बैलून भेजता। इसी वजह से बड़े बड़े स्ट्रीमर उसे नीचा समझते और उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि ज्यादातर छोटे और मध्यम स्ट्रीमर भी उसके प्रति उदासीन थे। स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री बहुत ही व्यवहारिक है। अगर आप तोहफों पर खूब पैसा खर्च करते हैं तो लोग आपकी इतनी चापलूसी करेंगे कि आपको हकीकत पर शक होने लगेगा। लेकिन अगर आप खर्च नहीं करते तो कौन जानेगा कि आप कौन हैं। सिर्फ लिटिल मैचेस्टिक ने ही उसके साथ एक जैसा व्यवहार किया, कभी कोई भेदभाव नहीं दिखाया, भले ही वह मिलने आने पर कोई तोहफा न भेजे। इसीलिए भार्गव अक्सर बाद में यहाँ आकर समय बिताता और संगीत सुनता था। हालांकि क्योंकि यह लड़की अपेक्षाकृत ज़ेन जैसी बौद्ध थी, उसके कई समर्थक दर्शक होने के बावजूद उस पर ज्यादा पैसे खर्च करने वाले बड़े भाई नहीं थे। बेशक कुछ बड़े भाई किसी मकसद से बड़े तोहफे भेजते हैं, वरना वे आप पर पैसा क्यों खर्च करेंगे। लिटिल मैचेस्टिक की खूबसूरती की बात करें तो उन्हें निश्चित रूप से 95 से ऊपर अंक मिले थे। उनकी भावपूर्ण गायकी और चित्रकारी की प्रतिभा ने उनके समर्पित प्रशंसकों का एक बड़ा समूह बना लिया था। इस प्रकार कई बिग ब्रदर्स थे जो उन पर नजर रखते थे, लेकिन उन्होंने उनकी सभी अनुचित मांगों को ठुकरा दिया। इसके चलते जब वे अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए तो उन्होंने अन्य स्ट्रीमर्स की तलाश की। कुछ मानसिक समस्याओं से ग्रस्त खिलाड़ी तो संयुक्त स्ट्रीम के दौरान अक्सर विरोधी पक्ष में जाकर उन पर हमला करते थे। पीके में डॉइन पर पीके हारने पर पेनल्टी लगती है। हालांकि कई प्रशंसकों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने पीके के लिए क्राउडफंडिंग भी शुरू कर दी। दुर्भाग्य से कुछ बिग ब्रदर्स वास्तव में बहुत अमीर और अजेय थे। भार्गव ने सबसे पहले अपना लाइव बोर्ड रिन्यू किया, क्योंकि लंबे समय से न आने के कारण वह मंद पड़ गया था। उन्होंने कुछ छोटे प्रदर्शनी हॉलों को रोशन किया। हर सोमवार को डॉइन प्रदर्शनी हॉल के उपहारों को रीसेट करता है, जिससे खिलाड़ियों को स्ट्रीमर्स के लिए उपहार प्रायोजित करने की अनुमति मिलती है। लाइव बोर्ड के लिए धन्यवाद ए पियाओ, घर वापसी पर स्वागत है। और फिर से धन्यवाद ए पियाओ, बियर स्पॉन्सर करने के लिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ए पियाओ, क्या आज आपको पैसे मिले? भार्गव को एक साथ 4-5 प्रदर्शनी हॉल रोशन करते देख, भले ही वे छोटे छोटे उपहार थे जिनकी कुल कीमत लगभग 100 थी, लिटिल मैचेस्टिक ने स्वाभाविक रूप से एक स्ट्रीमर के रूप में उन्हें धन्यवाद दिया। हाँ, मुझे अभी अभी पैसे मिले हैं। भार्गव हंसे। आमतौर पर वह सोमवार को वेतन मिलने के बाद उसे केवल थोड़ी सी राशि भेजते थे। तो फिर मितव्ययी बनो। तुमने पहले कहा था कि तुम्हें अपनी प्रेमिका के लिए बैग खरीदने के लिए पैसे बचाने हैं, या फिर वो तुम्हें मार डालेगी, लिटिल मैचेस्टिक ने हंसते हुए चिढ़ाया। अरे, मुझे अब बैग खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा ब्रेकअप हो गया।
वो मुझे नीचा दिखाती थी, बेचारा। सच में, उसके बारे में बात ना करें। ब्रेकअप ठीक है, इससे पैसे बचते हैं। भार्गव के बोलने के बाद उसने उसे 10 और सनग्लासेस गिफ्ट किए और साथ ही सनग्लासेस एग्जीबिशन हॉल को भी स्पॉन्सर किया। वाह, सनग्लासेस स्पॉन्सर करने के लिए धन्यवाद एपियाओ। क्या अब आप थोड़ा खुलकर जी रहे हैं? बिल्कुल, सिंगल रहना बढ़िया है। हा, आप सही कह रहे हैं भाई। दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, पैसे की पूजा करने वाली औरतें रखने लायक नहीं होती। बिल्कुल, हम सब एक ही नाव में हैं भाई, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। भार्गव की बातें सुनकर कमरे में मौजूद कुछ पुराने फैंस जो उसे पहचानते थे भी बोलने लगे। तभी एक जॉइंट स्ट्रीम रिक्वेस्ट आए। सुनने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों।